Hello, my dear aspirants. Welcome back to Literature IQ Education. In today's class, we are going to discuss the next topic, and that is articles and determiners. So, you have read so many times this topic, but we are, here just to revise the things. So, basically, हम अभी जो है नाउन का टॉपिक कर चुके हैं. नाउन जो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो 4 टॉपिक आपके थे, वो हम लोग जो है बेसिक से लेकर एडवांस तक उसको थोड़ा सा हमने देखा था लास्ट 2 वीडियोस के अंदर. अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो पहले ग्रामर की वो 2 वीडियोस आप देखिए जिसमें मैंने एमसीक्यू यानी अराउंड 30 एमसीक्यू के साथ जो है एक प्रैक्टिस सेशन आपका लिया था. एंड अभी जो है हम बात करेंगे आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स की. देखिए, आर्टिकल्स जो है कहा जाता है कि वो डिटर्मिनर्स का ही पार्ट होते हैं. यानी डिटर्मिनर्स का मतलब क्या होता है? जो डिटरमाइन करते हैं. डिटरमाइन मीन्स जो ये निश्चित करते हैं कि उसके बाद जो कोई शब्द है यानी कोई नाउन या प्रोनाउन है वो कैसा है. ठीक है, वो ये डिटरमाइन करते हैं. तो डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है? ये निश्चित करना, ये डिटरमाइन करना कि उसके बाद जो नाउन या प्रोनाउन आया है वो कैसा नाउन या प्रोनाउन है. अगर सिंगुलर है तो उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं? ए एंड एन का यूज करते हैं. अगर आपका जो नाउन या प्रोनाउन है अगर वो सिंगुलर आपको गिवन है तो उसके अंदर आपको जो आर्टिकल्स लगाने हैं वो ए या एन लगाना है. यानी वो किसी एक चीज की बात करते हैं. ठीक है, अगर जो है आपने आर्टिकल का यूज किया द का मतलब क्या हुआ कि जो दुनिया में अगर मैं कोई भी वर्ड आपके सामने लेकर चलूं जो दुनिया में यूनिक हो, जैसे मैं कहूं ताजमहल, तो आपका दिमाग जो है आगरा वाले ताजमहल की तरफ ही दौड़ेगा. इट मीन्स ये चीज डेफिनेट हो गई. तो जो डेफिनेट होता है, जो अपने आप में यूनिक होता है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं. एक और एग्जांपल से समझिए, अगर मैं कहूं सन, SUN, यानी मैं यहां पे सन की बात कर रही हूं, सेलेस्टियल बॉडी की, तो सन जो है SUN जिसका मतलब सूर्य या सूरज होता है. अगर मैं इसके बारे में आपसे पूछूं कि इससे पहले कौन सा आर्टिकल आएगा, तो आप मुझे बताइए कि इस प्लैनेट अर्थ के ऊपर जो है आपके पास कितने सन हैं? अर्थ प्लैनेट के ऊपर एक सन है. तो आप कहोगे ये भी डेफिनेट हो गया. तो जो डेफिनेट है उससे पहले मैं कौन सा आर्टिकल लगा दूंगी? द सन. ठीक है, तो सिमिलरली आपके पास जो है जैसे कुछ बुक्स होती हैं, वो मैं रैंडम बुक्स की बात यहां पर नहीं कर रही हूं. आई एम टॉकिंग अबाउट दी हॉली बुक्स. यानी हॉली बुक्स के अंदर क्या होता है? अगर आपके घर में महाभारत या रामायण की या गीता, भागवत गीता की कोई भी जो है हॉली बुक रखी हुई है, तो उस बुक के अंदर जो कंटेक्स्ट दे रखा है, जो कंटेंट है उसके अंदर, जो भी मटेरियल है, आपके जिस पेज के ऊपर है, मेरे घर में जो रामायण रखी हुई है, स्टैंडर्ड फॉर्म की मैं बात कर रही हूँ. ठीक है, रेप्लिकेशंस की मैं बात नहीं कर रही, मैं स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर रही हूँ, रामायण महाभारत भागवत गीता की. तो उसके अंदर जिस पेज के ऊपर बाल कांड जो शुरू होता है रामायण में, उसी पेज के ऊपर जो है मेरे घर में बालकांड जो है, यानी उसी पेज के ऊपर रामायण की बुक के अंदर मेरे घर में भी सेम पेज पे होगा. तो इट मींस जो कंटेंट सेम रहता है, जिसकी लैंग्वेज जो है संस्कृत में है, तो संस्कृत लैंग्वेज में उसको लिखा गया है. इट मींस उसमें कंटेंट, पेज नंबर, जो कुछ भी उसमें गिवन है वो आपके घर में जैसा है वैसा ही मेरे घर में है. तो इट मींस जिसका कंटेंट चेंज नहीं होता, लैंग्वेज चेंज नहीं होती, वो सेम रहता है, यानी वो डेफिनेट हो गया. तो दैट्स व्हाई हम लोग जो आपकी नेम ऑफ द बुक्स, हॉली बुक्स हैं, उनसे पहले क्या इस्तेमाल करते हैं? डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं. ये बेसिक थिंग्स है जो आपको ऑलरेडी मे बी पहले पता हो, बट मैं एक बार रिवाइज आपको करवा रही हूँ. हाँ जी, उसके बाद देखिए जो टाइम्स ऑफ इंडिया है, यानी जो स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर होते हैं आपके घर में, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया की बात करती हूँ. टाइम्स ऑफ इंडिया की लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश रहती है. द हिंदू की लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश रहती है. तो आप यहां से अंदाजा लगाएंगे कि आपके जो फ्रंट पेज पे जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी पूरे जो है न्यूज़पेपर में इंफॉर्मेशन है उसकी लैंग्वेज सेम है. ठीक है, और उसके अंदर जो कंटेंट है दैट इज ऑल्सो सेम. तो दैट मीन्स ये जो आपके न्यूज़पेपर हैं, जो स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर की मैं बात कर रही हूं, उसका जो है मटेरियल, लैंग्वेज और कंटेंट सब कुछ जो है सेम है. दैट्स व्हाई जो आपके स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ न्यूज़पेपर्स हैं उनके आगे हम द आर्टिकल लगाते हैं, जैसे द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, इस तरीके से. लेकिन दैनिक भास्कर को आप देखिए, दैनिक भास्कर जो पंजाब है वहां पर कैसे इसको जो है किस लैंग्वेज में दिया जाता है? पंजाब में दैनिक भास्कर पंजाबी में होता है. यस, लिटरली पंजाब में दैनिक भास्कर जो है वो पंजाबी में होता है. अगर हम जो है हरियाणा में या किसी दूसरे स्टेट की बात करें, दिल्ली, वहां पे हो सकता है वो हिंदी में हो. तो इट मींस इसकी लैंग्वेज जो है वो चेंज हो रही है.
सो इससे पहले दैनिक भास्कर जो न्यूज़पेपर है, इससे पहले हम द आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आई होप यू गॉट द पॉइंट, मैं क्या कहना चाहती हूँ। चलिए, आज की जो आपकी क्लास है इसके अंदर हम लोग थोड़ा सा बेसिक से और एडवांस लेवल की ओर बढ़ेंगे। एक पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि जो आपने सिलोजिज्म जो है पढ़ा होगा रीजनिंग के अंदर, कि जो आर्टिकल्स होते हैं आपके आर्टिकल्स, वो सारे के सारे क्या होते हैं, डिटर्मिनर्स होते हैं। ठीक है, आर्टिकल्स क्या होते हैं, सारे के सारे डिटर्मिनर्स होते हैं। पर जितने भी डिटर्मिनर्स है वो सारे आर्टिकल नहीं है। इट मींस आर्टिकल्स जो है वो एक स्मॉल टर्म है और डिटर्मिनर्स जो है वो एक अम्ब्रेला टर्म है। अम्ब्रेला मींस उसके अंदर बहुत से और भी जो है कॉन्सेप्ट उसके अंदर छिपे हुए हैं। यानी कुछ बच्चे जो सोचते हैं कि सम और एनी, मच और मैनी, ठीक है, लिटिल और फ्यू, ये वाले कॉन्सेप्ट को ही डिटर्मिनर्स मानते हैं, तो ऐसा नहीं है। आपके यहाँ पे मैं आपके सामने यहाँ पर एक चार्ट दिखाती हूँ। देखिए, जो नाउन को डिटरमाइन करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि थोड़ा सा फॉन्ट को जो है बड़ा करके आप पढ़ाएं, तो मैं इसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देती हूँ। तो आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल पे वो पीडीएफ ओपन करके और फिर इस क्लास को आप देख सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो पहले डाल दूंगी, अभी तो मैं जो है पीडीएफ बाद में डालती हूँ, बट इफ यू विश तो मैं पहले डाल दूंगी पीडीएफ, सो दैट आप जो है इजीली आपके सामने वो पेज को ओपन करके आप बैठ सकें और उसको रीड आउट कर सकें। चलिए, मैंने कोशिश भी की है थोड़ा सा। नेक्स्ट जो मैं स्लाइड पीपीटी बनाऊंगी उसमें थोड़ा सा फॉन्ट है उसको बड़ा करके आपके सामने प्रेजेंट कर दूंगी। आज सुबह ही मैंने मैसेज देखा तो इट्स नॉट पॉसिबल, मैं कल रात को ही ये पीडीएफ बना चुकी थी पीपीटी, तो नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूंगी। अभी मैं इसको थोड़ा सा एनलार्ज कर देती हूँ। देखिए, आपको मैंने बताया कि डिटर्मिनर्स, यानी ये जो आपके सामने मैंने एक चार्ट पेश किया है, ये डिटर्मिनर्स है। डिटर्मिनर्स का मतलब क्या होता है, जो डिटरमाइन करता है, जो निश्चित करता है कि इसके बाद जो नाउन होगा वो कैसा होगा। ठीक है, कैसा इन द सेंस कि आपको कोई ना कोई इसमें से कोई वर्ड मिलेगा। अगर मैंने फ्यू यूज कर दिया उस नाउन से पहले तो डिटरमाइन हो गया ना कि वो नाउन जो है वो संख्या में क्या है, कम है। अगर मैंने उससे पहले मच का यूज कर दिया, इसका मतलब वो नाउन अनकाउंटेबल है और उससे पहले मच यूज किया है, अनकाउंटेबल है, इसलिए मैंने वो मच यूज किया है। तो अगर मैं लिख दूं ए बॉय, ठीक है, जिसमें अ बॉय इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी, अ बॉय, तो अ बॉय, बॉय जो है इसमें आपको पता है नाउन है, ये नेमिंग वर्ड है। अब मैंने कहा अ बॉय, इट मींस बॉय जो है उसको डिटरमाइन कर रहा है कैसे कर रहा है कि वो लड़का कोई एक है। यू आर नॉट श्योर अबाउट दैट कि वो कौन है, वो एक है बट आपको पता नहीं है, वो निश्चित नहीं है। दैट मीन्स जो नाउन है, जो प्रोनाउन है, उसको डिटरमाइन करने का काम कौन करता है, डिटर्मिनर्स करते हैं। अब डिटर्मिनर्स जो है उसके भी अंदर जो है कुछ यहां पर कह सकते हो टर्म्स हैं, यानी डिटर्मिनर्स, आर्टिकल्स को भी डिटर्मिनर्स कहा जाता है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स जो होते हैं आपके, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का मतलब है कि मैं जब किसी चीज की तरफ डेमोन्स्ट्रेट करके, यानी मैं ऐसे शो करके ये कहूं कि दिस स्टाइलिश, इट मींस मैंने इसकी तरफ इशारा किया है और मैंने कहा है दिस स्टाइलिश। तो ये जो स्टाइलिश है इसकी तरफ मैंने इशारा किया, इंडिकेशन दिया, इसको मैं कहूंगी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जैसे मैं कहती हूं दोज बॉयज, वो लड़के, ठीक है, दैट कार, ठीक है, वो कार। तो इस तरीके से जब मैं किसी चीज की तरफ इशारा करके बताती हूँ तो वो भी तो एक पार्ट ऑफ डिटर्मिनेशन है, डिटरमाइन करने का ही एक पार्ट है। मैं निश्चित कर रही हूं ना कि वो वाले लड़के, ठीक है, वो वाली कार, ये वाला स्टाइलिश। दैट मीन्स चाहे चीज आपके नियर हो चाहे चीज आपसे फार हो, फार मीन्स दूर, या तो आपकी चीज नजदीक होगी तो आप दिस एंड दीज का यूज करेंगे, और अगर आपसे चीज जो है दूर रखी होगी तो आप दैट और दोज का यूज करेंगे। लेकिन है तो काइंड ऑफ इंडिकेशन जिसमें आप क्या कर रहे हो, इशारे से बता रहे हो कि वो वाली कार, ठीक है, वो वाला गेट, वो वाली लड़की, वो वाला स्टूडेंट। तो इस तरीके से जब आप किसी को डेमोन्स्ट्रेट करके बताते हो तो वो भी आपके क्या होते हैं, डिटर्मिनर्स होते हैं। उसके बाद पोजेसिव, पोजेसिव का मतलब होता है मैं कहूं दीज आर माय स्टूडेंट्स,
जो माय शब्द है इसमें स्टूडेंट से पहले आकर के ये पोजेशन शो कर रहा है, यानी डिटरमाइन कर रहा है कि जो इसके बाद में मैंने स्टूडेंट्स वर्ड यूज किया है, दे आर माय स्टूडेंट्स, वो मेरे स्टूडेंट्स हैं। तो आप जो है इस माय को, योर को, हिज को, हर को, देयर और अवर, इससे भी आप क्या शो कर रहे हो, आप ऑनरशिप या रिलेशन शो कर रहे हो आने वाले नाउन के साथ। तो पोजेसिव को भी क्या कहा जाता है, डिटर्मिनर्स कहा जाता है। यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच में तो हमने इनको अलग अलग पढ़ा कि एडजेक्टिव्स ये हैं, ठीक है, आपके जो है एडवर्ब्स, सॉरी डेमोन्स्ट्रेटिव्स ये हैं, क्वांटिफायर्स ये हैं। तो जनरली जो है क्वांटिफायर्स को बच्चे समझते हैं कि यही डिटर्मिनर्स हैं, बट मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल्स, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स और पोजेसिव एडजेक्टिव्स ये आपके क्या हैं, ये भी पार्ट ऑफ डिटर्मिनर्स ही होते हैं, ठीक है। तो आपको ये बात अच्छे से याद रखनी है कि जो आपका डिटर्मिनर है ये एक अम्ब्रेला टर्म है, यानी एक बड़ी एक टर्म है, अम्ब्रेला टर्म है, और इसके अंदर ये चार जो हैं आपकी और सब टर्म्स आती हैं, आर्टिकल्स, डेमोन्स्ट्रेटिव्स और पोजेसिव्स एंड क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स जो हैं इसमें आपका होता है सम एंड एनी, लिटिल एंड फ्यू, मैनी एंड मच, यानी एक क्वांटिटी या नंबर्स को शो करते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, क्वांटिफायर्स कहा जाता है। आई होप यू गॉट इट। जैसे आपने पैटर्न्स में पढ़ा भी होगा कि प्री क्वांटिफायर, पोस्ट क्वांटिफायर, मॉडिफायर, इस तरीके के आपने टर्म्स पढ़ी होंगी। तो ये वही चीज है, बस इसका नाम, टेक्निकल नाम जो है वो चेंज कर दिया गया है। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर। जैसे मैंने कल आपको 30 क्वेश्चंस नाउन वाले में करवाए थे ना, आपसे पूछा कि ऑनेस्टी जो है वो कौन सा काइंड ऑफ नाउन है। तो आपको पता है ऑनेस्टी को हम ना तो देख सकते ना छू सकते, दैट इज एन इमोशन, वो एक इमोशन है जिसको हम महसूस कर सकते, तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपका हो गया। तो इस तरीके से पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है उसको पूछा जाता है कि आइडेंटिफाई द अंडरलाइंड वर्ड, अंडरलाइन कर देंगे एक वर्ड को और पूछेंगे कि इसका जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या नाम है। उसके बाद सेलेक्ट द करेक्ट डिटर्मिनर्स बेस्ड ऑन नाउन काउंटेबिलिटी। काउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि उसको काउंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं यहां पे बात करूं मनी, ठीक है, मनी, तो आप मुझे सोचकर बताइए कि मनी जो है वो कैसा नाउन है, ठीक है, वो काउंटेबल की कैटेगरी में है या अनकाउंटेबल की कैटेगरी में है। यस, यू आर राइट, इसका आंसर क्या होगा, ये अनकाउंटेबल है, ठीक है। क्यों है अनकाउंटेबल, जिन बच्चों को नहीं पता उनके लिए कि अनकाउंटेबल हम मनी को क्यों कहते हैं, क्योंकि हम काउंट रुपीस को करते हैं, तभी तो रुपी का रुपीज होता है कि नहीं होता। कभी मनी का मनीज सुना है आपने, यानी इस दुनिया में जिस भी चीज को एस या ईएस लगा के प्लूरलाइज किया जा सकता है, इट मीन्स वो काउंटेबल है। और जिस भी जो है थिंग को एस या ईएस लगा के प्लूरलाइज नहीं किया जाए, यानी बहुवचन में नहीं बदला जा सके एस या ईएस लगा करके, इट मीन्स वो चीज अनकाउंटेबल है। तो मनी के साथ मनीज आपने आई होप कभी नहीं सुना होगा, तो मनी जो है वो आपका अनकाउंटेबल है। टाइम जो है उसको टाइम्स कभी नहीं लिखते, हम काउंट जो करते हैं वो आवर्स या फिर सेकेंड्स या फिर मिनट्स को हम काउंट करते हैं। तो टाइम जो है वो अपने आप में एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। तो आपका जो टाइम है वो भी कैसा होता है, अनकाउंटेबल है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि मनी, टाइम, ऐसी सो ऑन वी हैव अदर थिंग्स टू, जो हम लोग जो है काउंटेबल की कैटेगरी में नहीं, अनकाउंटेबल की कैटेगरी में रखते हैं। तो ये भी जो है डिटरमाइन करता है नाउन कि वो उससे पहले जो आएगा डिटर्मिनर वो किस तरीके का है। वो काउंटेबल के लिए है तो वो अलग तरीके से यूज होगा, यानी काउंटेबल है तो आप फ्यू का कॉन्सेप्ट लगाएंगे जब आपको नाउन को कम दिखाना है। आप जो है मैनी का यूज करेंगे अगर आपको अपनी नाउन को काउंटेबल है उसको ज्यादा की सेंस में बताना है। तो आपको ये चीजें अभी मैं डिस्कस करूंगी आफ्टर सम टाइम। देखिए पहले हम बात करते हैं इस स्लाइड में जो मैंने आपके सामने अभी पढ़ाया है उसी के बारे में। देखिए आई होप आपको फॉन्ट यहां पे समझ आ रहा है। ऑल आर्टिकल्स आर डिटर्मिनर्स, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ऑल आर्टिकल्स आर डिटर्मिनर्स बट ऑल डिटर्मिनर्स नॉट आर्टिकल्स। यानी आपके जो डेमोन्स्ट्रेटिव हैं, आपके जो है पोजेसिव्स हैं, वो आर्टिकल्स छोड़ना है। तो इट मींस वो आर्टिकल्स जो हैं वो खुद एक जो है पार्ट है किसका, डिटर्मिनर्स का। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। डिटर्मिनर्स जो हैं
क्या होते हैं? ये वो वर्ड्स होते हैं जो प्लेस किए जाते हैं बिफोर अ नाउन टू क्लियर अप व्हाट द नाउन रेफर्स टू। ये क्लियर करने के लिए कि ये नाउन जो है वो किसको रेफर कर रहा है, ठीक है, इसलिए इसको यूज किया गया। यानी इसका यूज होता है या तो फिक्स करने के लिए, लिमिट करने के लिए नाउन के मीनिंग को। अगर मैं ये लिख दूं अ कैट, ठीक है, इट मीन्स मैंने इस अ को यूज करके इस कैट के मीनिंग को लिमिट कर दिया। क्या कह दिया? कि कोई भी कैट, यानी यू आर नॉट श्योर कि विच वन, आपने कह दिया कोई भी कैट, ठीक है। तो आपने यहाँ पे इस अ को यूज करके इस कैट के मीनिंग को क्या कर दिया? कैट आपका नाउन हो गया, इस नाउन को लिमिट कर दिया, फिक्स कर दिया। अगर मैं कहूं ये वही वाली कैट है, द कैट, ठीक है, जैसे पहली लाइन में एक रेफरेंस दे दिया गया कि आई सो अ कैट, द कैट हैज अ, आप कह सकते हो ब्लू आईज, है ना। तो आप जो है यहाँ पे डेफिनेट कर रहे हैं कि ये वही वाली कैट है जिसको आपने देखा है। इट मीन्स इस नाउन को क्या कर दिया? द यूज करके मैंने यहाँ पे लिमिट कर दिया, ये बता दिया कि ये वही वाली कैट है जो मैंने yesterday देखी थी। तो आई होप यू गॉट इट कि क्यों मैंने ये लाइन लिखी है। ऑलवेज कम्स बिफोर एनी एडजेक्टिव यूज फॉर दैट नाउन। देखिए जैसे अ गुड बॉय। अब देखिए यहाँ पे कई बार क्या होता है, जब आप एक फ्रेज यूज करते हो कि एन इंटेलिजेंट गर्ल, एन इंटेलिजेंट गर्ल, तो एन इंटेलिजेंट गर्ल, यानी कभी भी आपको ये फॉर्मेट जो है ऐसे नहीं दिखेगा कि इंटेलिजेंट एंड अ गर्ल। क्यों नहीं दिखेगा? आप तो सोचते हो कि तो नाउन से पहले आएगा, बट इसकी पोजीशन जो है आर्टिकल्स की वो एडजेक्टिव, इंटेलिजेंट होना यानी डल होना, इंटेलिजेंट होना, शॉर्ट होना, टॉल होना, ये सारे क्या होते हैं? गुण होते हैं। और गुण को क्या बोलते हैं हम लोग? जो गुण और दोष के बारे में बताए उसको विशेषण या एडजेक्टिव्स कहते हैं। तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव है। जब ये एडजेक्टिव है तो यहाँ पे आर्टिकल जो है इससे पहले आएगा, यानी एन, क्योंकि यहाँ पे ई का साउंड आ रहा है, ठीक है। इंटेलिजेंट यानी शॉर्ट ई का साउंड आ रहा है, तो एन इंटेलिजेंट गर्ल ऐसे होगा, यहां पे इसकी पोजीशन नहीं होगी। तो ये यही कहना चाहता है कि ऑलवेज कम्स बिफोर एनी एडजेक्टिव यूज्ड फॉर दैट नाउन। अगर एडजेक्टिव गिवन है तो हम एडजेक्टिव से पहले लगाएंगे। अगर हमारे पास एडजेक्टिव है ही नहीं तो हम क्या करेंगे? अ बॉय कह सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आई होप यू गॉट इट। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। आरपीएससी जो पूछती है मैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे डिफाइन कर रही हूं। चलिए एक और बात हमें फोकस करनी है, आपको बेसिक साउंड मैकेनिज्म के बारे में थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता देती हूँ। इसको स्लाइड को यहाँ पर देखिए। आई होप ये काफी एनलार्ज्ड है, आज आपको दिक्कत नहीं आएगी, इजिली विजिबल है। इनडेफिनिट आर्टिकल, एक तो होता है डेफिनेट आर्टिकल, यानी आर्टिकल्स जो है, हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको? क्योंकि डिटर्मिनर्स का पार्ट और डिटर्मिनर्स ही पढ़ रहे हैं। देखिए आर्टिकल्स जो है उनको टू कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है। कैसे? एक तरफ तो कहा जाता है कि इनडेफिनिट आर्टिकल्स और एक होता है डेफिनिट, जो मैंने एट द बिगिनिंग ऑफ द क्लास आपको बताया था, डेफिनिट आर्टिकल, ठीक है। इनडेफिनिट में तो आपको क्या हो गया? अनिश्चित के लिए ए या एन का यूज करते हैं, ठीक है। और डेफिनिट में किसका इस्तेमाल करते हैं? दी या दो। इसकी प्रोनाउंसिएशन द होती है। क्या होती है इसकी प्रोनाउंसिएशन? द। जब सुपरलेटिव डिग्री इसके बाद यूज की जाती है तभी इसकी दी होती है, अदरवाइज ये द ही प्रोनाउंस आपने करना है। तो देखिए यहां पर जो इनडेफिनिट आर्टिकल है, यहां पर जो इनडेफिनिट आर्टिकल है वो तो हो गए ए और एन, यानी अनिश्चित। आपको नहीं पता कि जो इसके बाद नाउन है उसकी वो क्या है, ठीक है, कौन है, इस तरीके से, यानी आपके लिए वो निश्चित नहीं है। और जब निश्चित है तो आपने क्या लगाना है? द लगाना है। जैसे मैंने अभी बात की थी माउंटेन रेंज से पहले, बुक्स के नेम से पहले जो हॉली बुक्स हैं, जैसे द कुरान, द महाभारत, द रामायण, इस तरीके से द भागवत गीता, जो आपके द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, सो ऑन, जो स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर हैं उनसे पहले, ठीक है। माउंटेन रेंज यानी द अल्पर्स, द अरावली हिल्स, तो इस तरीके से इनसे पहले भी आर्टिकल द का इस्तेमाल, यानी डेफिनेट है। आपको पता है द ताजमहल, मतलब ताजमहल वही आगरे वाले ताजमहल की यहाँ पर बात हो रही है। इनडेफिनेट का मतलब कि आपको पता ही नहीं है। आप एक सिंपल सी बात करो, एक सेंटेंस आप लिखो, ऐसे आप लिख सकते हो कि
once there was a king. आप एक स्टोरी लिखते थे बचपन में, once there was a king, और अगले ही लाइन में इस a king को आप लिख देते थे the king was very kind. ठीक है, तो यहां पर आपने लिखा a king और दूसरी लाइन में आपने इसको किस में चेंज कर दिया, the king में. ऐसा आपने क्यों किया? क्योंकि आपको पता है यहां पे तो कोई एक किंग की बात हो रही थी, यानी वो निश्चित नहीं था, यानी वो इनडेफिनिट आर्टिकल था. लेकिन द वेरी नेक्स्ट लाइन में हमें पता है कि ये इसी किंग की बात हो रही है, तो हमने इसको डेफिनेट कर दिया, द किंग वॉज वेरी काइंड. आई होप यू गॉट इट कि आपके उसके अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपके स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ बुक्स हैं या फिर जो है स्टैंडर्ड नेम ऑफ न्यूज़पेपर्स हैं, उनके अलावा भी जो है आपको द का इस्तेमाल करना पड़ता है. वो कहाँ करना पड़ता है? इस तरीके की जो नाउन है जिनको आप पहले इंट्रोड्यूस करवा चुके हो इन द वेरी फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन, और उनको रिपीट कर रहे हो फिर से, यानी नेक्स्ट लाइन में जो है फिर से आप उसी नाउन की बात कर रहे हो, तो आप उसको डेफिनेट कर देते हो, यानी आप उसको द किंग कह करके, यहां पे ये राजा जो है डिफाइन हो गया. कौन सा था? जो पहली लाइन में जिनको आपने अ किंग कहा था. ठीक है, आई होप यू गॉट इट. अब एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि बेसिक साउंड मैकेनिज्म. देखिए, बेसिक साउंड मैकेनिज्म का मतलब क्या है कि आपका जो ये है, अगर मैं यहां पर लिख दूं डैश एप्पल और मैं लिख दूं डैश एप्पल्स, तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जो आपका यहां पर आर्टिकल यूज होते हैं, ठीक है, जो आपके आर्टिकल्स यूज होते हैं ए और एन, इनडेफिनिट आर्टिकल, वो कब यूज होते हैं? सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले. यानी आपका नाउन जो है वो काउंटेबल होना चाहिए प्लस सिंगुलर होना चाहिए. देन ओनली यू आर गोइंग टू यूज आर्टिकल्स. या तो ए आएगा या एन आएगा, दैट डिपेंड्स ऑन दी वाउल साउंड्स. वो वाउल साउंड्स पे डिपेंड करेगा, ना कि वाउल्स पर. वाउल्स तो 5 होते हैं, बट वाउल साउंड्स जो हैं 20 के राउंड होते हैं, तो वाउल साउंड्स पे डिपेंड करेगा कि ए आएगा या एन आएगा. ठीक है, उसकी भी अभी हम बात करेंगे साउंड मैकेनिज्म की. पहले ये चीज समझते हैं कि जो आर्टिकल्स हैं ए और एन, उसके लिए आपका नाउन सिंगुलर होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए और प्लस नाउन तो होना ही चाहिए. नो नाउन नो आर्टिकल. अगर नाउन नहीं है तो आर्टिकल नहीं आएगा. देखिए कैसे, यहां पे दे रखा है एप्पल. एज यू नो, एप्पल को हम एस या ईएस लगा के प्लूरल कर सकते हैं. एप्पल्स होता है, यानी इसको हम काउंट कर सकते हैं. ठीक है, तो अब जो है यहाँ पे एप्पल्स दिया हुआ है, तो यहां पे तो हो गया सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और यहां पर जो है क्या हो गया? ये प्लूरल काउंटेबल नाउन. अब आपको पता है आपने आर्टिकल लगाना है, तो आर्टिकल की आपको कैसा चाहिए? सिंगुलर चाहिए. तो इससे पहले तो मैं क्या लगाऊंगी? कुछ भी नहीं. ठीक है, यहां पे मैं नहीं करूंगी. अगर डेफिनेट है तो द एप्पल्स लिख सकती हूँ, द रोटन एप्पल्स हो सकता है, बट यहां के लिए मैं यहां पर क्रॉस लगा देती हूँ. लेकिन अगर अकेला एप्पल यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन दे रखा है, तो मैं क्या लगा सकती हूँ? ए या एन में से कोई एक चीज लगा सकती हूँ. अब आपको पता है जब आप इसके साउंड को देखते हो तो एप्पल, ए का साउंड आता है एप्पल, तो ए का या ओ का साउंड आता है. दिस मीन्स कि यहां पर वाउल साउंड आ रहा है. कैसा साउंड आ रहा है? वाउल साउंड. तो वाउल साउंड से पहले हम ए नहीं लगाते, हम क्या लगाते हैं? एन. तो क्या हो जाएगा? एन एप्पल. उसके बाद अगर मैं अम्ब्रेला कहूं आपको, अम्ब्रेला, तो सेम अम्ब्रेला सिंगुलर भी है. अम्ब्रेलास जो है इसको प्लूरलाइज कर सकते हैं, तो इट मींस ये काउंटेबल भी है, और अम्ब्रेला किसी थिंग का नाम है तो ये नाउन भी है. तो मैं कह सकती हूं ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है. और इसका साउंड, यू का साउंड क्या आ रहा है? अ. तो अ साउंड जो है आपको पता है वाउल साउंड होता है, कॉन्सोनेंट नहीं होता. कॉन्सोनेंट का मतलब जो क कबूतर से लेके ग ज्ञानी तक होते हैं वो आपके कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं. और अ आ ई जो होते हैं वो आपके कई बार जो है इसको डिफ्थोंग्स वगैरह भी होते हैं, तो टोटल मिला के 20 हो जाते हैं. तो आपका जो है अ का साउंड आ रहा है, इट मीन्स ये वाउल साउंड है, तो मैं इससे पहले लगा दूंगी एन अम्ब्रेला. आई होप यू गॉट इट. चलिए, यहां पर कुछ हम जो है ट्रिकी फोनेटिक जो है आपका
केसेस फॉर आरपीएससी भी देखेंगे। बेसिक साउंड मैकेनिज्म देखिए यहाँ पर, यूज्ड ओनली बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। जो अभी मैंने बात की आपके सामने कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो है उससे पहले क्या किया जाता है, आर्टिकल्स का जो है इस्तेमाल किया जाता है। ए जो है यानी अ जो है उन वर्ड्स के पहले यूज किया जाएगा, यानी उन नाउन्स के पहले यूज किया जाएगा जो नाउन कॉन्सोनेंट साउंड यानी क से लेकर के ग तक रिप्रेजेंट करते हैं। और एन का यूज उन नाउन से पहले किया जाएगा जिनकी स्टार्टिंग जो है वो वाउल साउंड से होती है। ठीक है, मैं यहां पर वाउल साउंड लिख रही हूं जो लगभग 20 होते हैं, है ना, और कॉन्सोनेंट लगभग 24 होते हैं। तो 20 + 24 इज इक्वल टू 44 जो है यहाँ पे साउंड्स होते हैं, जिसमें से 20 आपके कितने क्या हो गए वाउल और 24 हो गए आपके कॉन्सोनेंट। आई होप यू गॉट दिस लाइन। उसके बाद देखिए ट्रिकी फोनेटिक केसेस जो है, ये सिंपल बात थी जो मैंने आपको अभी डिफाइन की थी साइड में। यहाँ पे एक और चीज बहुत अच्छी जो है गिवन है, देखिए आप जो है अगर बचपन में जैसे आपने पढ़ा होगा कि A-E-I-O-U आते ही आपने क्या करना, उससे पहले एन लगा देना है। जो टीचर जो है पहले इस तरीके से टीच किया करते थे, लेकिन आजकल टीचर्स को पता चल चुका है कि जो वाउल जो है उसके अकॉर्डिंग हम लोग कभी भी जो है आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं करते, हम वाउल साउंड के अकॉर्डिंग करते हैं। जो 20 है मैंने अभी बताया। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड आपको गिवन है, यानी एक नाउन वर्ड यहाँ पे गिवन है, यूनिवर्सिटी। क्या है? यूनिवर्सिटी। तो जो इसका इनिशियल साउंड है वो क्या है? यू, है ना, यानी क्या है, यहां पे मैंने इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन दिया है यू, यानी लॉन्ग प्रोनाउंस करना है आपको यू, और यू मींस यहां पे य का साउंड आ रहा है। तो इससे पहले मैंने क्या लगाना है, य किस में आएगा आपका, वाउल साउंड में या कॉन्सोनेंट में? ऑब्वियसली ये कॉन्सोनेंट साउंड में आएगा, तो कॉन्सोनेंट साउंड में है तो मैंने इससे पहले क्या लगा दिया, अ यूनिवर्सिटी, अ यूनिवर्सिटी, क्योंकि य र ल व आप देखिए ये आपके कॉन्सोनेंट साउंड में आते हैं। जब कॉन्सोनेंट साउंड में आएंगे तो हम इसको क्या लगाएंगे, इससे पहले अ का इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए यहां पे ये एच जो है ये साइलेंट है, यानी एच को हमने प्रोनाउंस नहीं करना, इसलिए इसका साउंड किससे स्टार्ट होगा, अ। ठीक है, अ, तो अ से शुरू हो रहा है, अ, ऑनेस्ट। क्या हो रहा है इसका, अ, आपको पूरा राउंड नहीं करना, ओ नहीं कहना इसको, अ। ठीक है, अ से शुरू हो रहा है, यानी ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मैन। तो आप ये देखिए यहां पे आपको किसका साउंड आया, ओ। ठीक है, ओ, तो इसलिए इससे पहले आपने क्या लगा दिया, एन ऑनेस्ट मैन। आपने एच को साइलेंट मान के इसके पहले आपने क्या लगाया, एन का इस्तेमाल किया। उसके बाद देखिए इसका क्या है साउंड, एम एल ए, तो इसमें भी ए का साउंड आ रहा है एमएलए में, तो ए है इसलिए हम इससे पहले क्या लगा देंगे, एन। जबकि आप अगर इसको अकेले को म देखोगे तो आपको पता चलेगा ये तो कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट तो आपका मन करेगा इससे पहले मैं अ लगा दूं, लेकिन आपको क्या करना है, आपको साउंड पे जाना है। जब आप इसको बोलते हो आप इसको म ल ए बोलते हो या फिर इसको एम एल ए बोलते हो, ऑब्वियसली इसको आप जो है म ल अ नहीं कहते, इसको एमएलए बोलते हो, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी आप इसको क्या बोलते हो, एमएलए। ठीक है, जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है एमपी, इसको म प नहीं कहते आप कि ये म प जा रहा है, ऐसे नहीं कहते, आप क्या कहते हो, ये एमपी जा रहा है। ठीक है, आप कहते हो ये एमएलए है हमारे एरिया का, तो ये आप जो है एमएलए एमपी, इसको आप एम का साउंड आता है, एच का साउंड आता है, तो एम जो है इसके अंदर क्या हो जाएगा आपका, ए वाउल साउंड हो जाएगा, तो इसीलिए इससे पहले आपने एन का इस्तेमाल किया। यहां पे भी देखिए FRCS, क्योंकि ये क्या है, एब्रीविएटेड फॉर्म्स हैं, है ना, और एब्रीविएशंस जो होती हैं, जैसे आप अपनी जब रिज्यूमे बनाते हो तो आप ऐसे लिखते हो आई एम डैश MA BEd, तो आप क्या बोलते हो, आई एम एन MA BEd, आप ये नहीं कहते आई एम अ MA BEd, आप कहते हो आई एम एन MA BEd। क्यों बोलते हो, क्योंकि ये MA जो है, ये मास्टर ऑफ आर्ट्स जो है, ये यहां पर आपका जो है एब्रीविएटेड फॉर्म है, यानी शॉर्ट फॉर्म है, और एब्रीविएटेड फॉर्म में इसको म ए नहीं बोला जाता, इसको MA बोला जाता है। तो जो ये M की वजह से इससे पहले क्या आ जाएगा, एन MA, एन MLA, एन MP। आई होप यू गॉट दिस स्लाइड टू। अगला देखिए यहां पे अगर
ओ दे रखा है, तो आप अगर बचपन से ये चीज को रट्टा मार के बैठे हो कि ए ई आई ओ यू है, इट मीन्स मैं इससे पहले क्या लगा दूं, मैं इससे पहले एन लगा दूं। यानी अगर इस इनिशियल लेटर को आप देखते हो तो आपका मन करेगा कि मैं एन लगाऊं, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, इसका साउंड जो है वो वन बनता है, जैसे WON वन होता है ना, ऐसा ही इसका साउंड जो है प्रोड्यूस किया जाता है। तो यहाँ पे भी व की वजह से, यानी वो क्या है, वाउल साउंड नहीं है, ये कॉन्सोनेंट साउंड है, तो मैं इससे पहले क्या लगाऊंगी, कॉन्सोनेंट साउंड से पहले अ लगाऊंगी। यानी हमारी जो बातें हैं, इसका निष्कर्ष क्या निकला कि जो भी वाउल साउंड्स हैं, ठीक है, जो भी वाउल साउंड्स हैं उनसे पहले हमने एन का इस्तेमाल करना है, और जो भी हमारे कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, यानी जितने भी नाउन जिनका जो इनिशियल लेटर है वो कॉन्सोनेंट साउंड को रिप्रोड्यूस कर रहा है, तो सॉरी कॉन्सोनेंट साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है, इट मींस उससे पहले आपको अ लगाना है। आई होप यू गॉट दिस टू। यहां पर देखिए, वी यूज ए एंड एन टू से व्हाट समवन और समथिंग इज और व्हाट जॉब दे डू, जैसे शी इज डैश आर्किटेक्ट। अब देखिए यहां पे अ का साउंड आ रहा है, तो हमने यहाँ पे वाउल साउंड की वजह से एन लगा दिया। ही इज डैश, ही इज अ नाइस पर्सन। अब देखिए यहाँ पे नाइस, न का साउंड आ रहा है, न, इस वजह से हमने इससे पहले किसका इस्तेमाल कर दिया, कॉन्सोनेंट साउंड का कर दिया। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। ये भाई आपको जो है पीडीएफ जो चाहिए वो इस सेम नाम से, यानी लिटरेचर आईक्यू एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां पे इनकी पीडीएफ प्लस इससे पहले जो भी क्लासेस आरपीएससी ग्रेड 2, चाहे पोइट्री सेक्शन है, चाहे एसेज हैं आपके, चाहे ग्रामर सेक्शन है, उनकी आपको जो पीडीएफ्स हैं वो यहाँ पर लिटरेचर आईक्यू एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां पर मिल जाएंगी। तो आप वहां पर विजिट कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए एंड अपनी स्टडी को एंजॉय कीजिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं डेफिनेट आर्टिकल द की। अब आपने ए और एन का इस्तेमाल सीखा कि हम ए का इस्तेमाल यानी अ का इस्तेमाल करते हैं कब, जब हमारा उसके बाद आने वाला नाउन जो है उसका इनिशियल लेटर यानी फर्स्ट जो लेटर है, ABCD जो होते हैं आपके, जो फर्स्ट लेटर है 26 होते हैं, ये अल्फाबेट हमारे पास एक ही है लेकिन उसके अंदर लेटर्स कितने हैं, 26। तो जो 26 यानी A to Z जो है, अगर उसमें वाउल साउंड आ जाए तो हमने एन लगाना है, और अगर कॉन्सोनेंट साउंड आ जाए तो आपने क्या लगाना है, ए का इस्तेमाल यानी अ का इस्तेमाल करना है। अब हम बात करेंगे द की। देखिए द जो है इसको कहा जाता है डेफिनेट, यानी जब आप द का इस्तेमाल करते हो तो आपको एक चीज क्लियर हो जाती है कि इसके बाद में जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा वो कैसा होगा। देखिए उसके बाद जो नाउन या प्रोनाउन आएगा वो कैसा होगा, वो डेफिनेट होगा। यानी अगर मैं कहूं कि पैसिफिक ओशन, यानी इसका मतलब पैसिफिक ओशन की ही बात हो रही है जो अपने आप में क्या है, यूनिक है, ठीक है। अटलांटिक ओशन है ना, कॉन्टिनेंट्स के नेम है ना, तो इनसे पहले जो है आपने क्या करना है, आपने डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल करना है। अब देखिए यूज्ड व्हेन द लिसनर नोज एग्जैक्टली व्हाट स्पेसिफिक आइटम इज बीइंग मेंशन्ड। Listener means in this scenario when the learning and teaching process is going on, यानी अभी हमारी learning and teaching process जो है चल रही है, जैसे मैं टीच कर रही हूं and you are learning something। तो यहाँ पे जो है आप कह सकते हो इंटरैक्टिव सेशन में अगर मैं कहूं आपके सामने खड़े होकर के मैं बोलूं यहाँ पर मून, मून मीन्स वो जो ऊपर चांद है, जो धरती पे आपके चांद है, मैं उन चांद की बात नहीं कर रही हूं, मैं जो आपके आसमान में जो आपका चांद है, मून है, उसकी बात कर रही हूं। इट मीन्स ये डेफिनेट हो गया कि उसी मून की बात हो रही है ना। तो आपको समझ में आ रहा है ना, जहां पे डेफिनेट कर रखा है यानी आपको पता है कि वो चीज अपने आप में क्या है, वो स्पेसिफाइड है, वो पर्टिकुलर है, वो विशेष है जिसकी तरफ मैं इशारा कर रही हूं। तो यहाँ पे मून जो है उससे पहले क्या आ जाएगा, द मून, ठीक है। यहाँ पे द मून, इसका क्या होगा, द मून। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, द, ये सिंबल जो है फेनेटिक सिंबल है, जो आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं आपको पता है कि फेनेटिक्स में जो है इस तरीके से द लिखा जाता है। ओके, द मून, द सन, द अर्थ, द स्काई, है ना। तो आप जो है समझ गए होंगे कि अर्थ का मतलब मैं मदर अर्थ, हमारी धरती माता की बात कर रही हूं, इट मीन्स द अर्थ। उसके बाद देखिए ज्योग्राफिकल नेम्स जो हैं आपके, जैसे कि आपके रिवर्स के नेम, ओशंस के नेम, माउंटेन रेंजेस के नेम,
ये अपने आप में डेफिनेट होते हैं, यानी जहां तक हिमालय अपने आप को कवर करता है उसको हिमालयन रेंज कहा जाता है। उसके बाद हो सकता है शिवालिक रेंज हो तो शिवालिक रेंज आ जाएगी, द शिवालिक, ठीक है। तो आपने जो है ओशन यानी पैसिफिक ओशन का एक लिमिटेड एरिया है कि यहां तक पैसिफिक ओशन होगा। इसके बाद जो है जैसे अटलांटिक ओशन है आपका, है ना, आपको पता है कि इधर जो है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इधर जो है आपके अफ्रीका और जो आपका जो है यूरोप कॉन्टिनेंट वगैरह वो आ जाता है, एशिया, यूरोप एंड जो आपका दूसरा है। तो ये जो आपका लैंड मास है उसके बीच में एस की आकृति का इस तरीके से अटलांटिक ओशन है। इसका मतलब ये डेफिनेट है कि ऊपर ग्रीनलैंड की तरफ से नीचे जो है आपका इंडियन ओशन है, इसके बीचों बीच है ना आपका कौन सा, यानी यहां पर नॉर्थ अमेरिका है, यहां पर साउथ अमेरिका है, ओके, यहां पे आपका जो है यूरोप, और यहां पर जो है एशिया, और यहां पर जो है आपका अफ्रीका। तो इस तरीके से जो आपके यहां पर ये वाले जो है इनके बीच में जो पड़ता है ऐसे एस की आकृति का, उसको हम अटलांटिक ओशन कहते हैं। यानी स्पेसिफाइड है कि यहां से लेकर के यहां तक ही फैला हुआ है, ये फिक्स है, ये स्पेसिफाइड है, ये पर्टिकुलर है। तो इस वजह से हम क्या कह देते हैं कि ये पैसिफिक ओशन यानी द पैसिफिक, द अटलांटिक, ठीक है, द आर्कटिक, द इंडियन ओशन। तो ये इनसे पहले द का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि इसकी बाउंड्रीज ऑलरेडी डिफाइंड है। ये यहां से यहां तक इंडियन ओशन ही कहलाएगा, ये यहां से यहां तक आपका अटलांटिक ही कहलाएगा, इसके बाद में यहां पर जो है ये पैसिफिक कहलाएगा, कुछ हिस्सा जो है पैसिफिक का इस तरफ है तो ये पैसिफिक ही कहलाएगा। इट मीन्स जो है ये जो है आपका इंडियन ओशन ही कहलाएगा। इट मीन्स क्या है कि आपका ये डिफाइंड है कि यहां से यहां तक ये ओशन है, यहां से यहां तक ये ओशन है। इस तरीके से ही माउंटेन रेंजेस का चलता है और इस तरीके से ही गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा इनका चलता है। इट मीन्स स्पेसिफाइड है, डिफाइंड है ऑलरेडी इसकी बाउंड्रीज कि यहां से लेकर यहां तक ये इस नाम से जाने जाएंगे। तो डेफिनेट होने के कारण ही रिवर्स को, ओशंस को, माउंटेन रेंजेस को हम लोग क्या कहते हैं, ज्योग्राफिकल नेम से पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं, है ना। बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स का मैंने आपको बता ही दिया कि जो आपकी बुक्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, उसमें कंटेंट जो है, लैंग्वेज जो है वो सेम रहती है। दैट्स व्हाई हम लोग इनसे पहले इनको डेफिनेट करने के लिए द जो है आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो है एक अच्छा एग्जाम्पल है यहां पर कि ही इज, यहां पे जो स्टूडेंट है वो डेफिनेट है। कैसे है डेफिनेट, देखिए ये एक क्लास है, ठीक है, ये एक क्लास है और इस क्लास के अंदर क्या है कि बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, लेकिन एक बच्चा ऐसा है जो सबसे अलग है, यानी सबसे बेस्ट बच्चा है। चाहे डिसिप्लिन की बात करो, चाहे पंक्चुअलिटी की बात करो, चाहे स्टडीज की बात करो, चाहे वे ऑफ टॉकिंग में पोलाइटनेस की बात करो, ये जो बच्चा है ये सबसे बेस्ट है। यानी इतने सारे बच्चों में आप एक बच्चे को अलग से ही रिकॉग्नाइज कर लेते हो। होता है ना क्लास के अंदर कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो टीचर्स की गुड बुक्स में रहते हैं, है ना। तो ये जो गुड बुक्स में रहने वाले स्टूडेंट्स हैं ये अपने आप में डेफिनेट होते हैं, ठीक है, ये एक दो ही होते हैं। तो डेफिनेट जो है इस वजह से, यानी पूरी क्लास में मैं एक बच्चे की बात कर रही हूं, इट मींस आपका ये क्या हो जाएगा, यहां पर द बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे आपको जो बेस्ट है यानी सुपरलेटिव डिग्री है, उससे पहले आपने किसका इस्तेमाल करना है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले आपने दो, यानी शी इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, ठीक है, शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द होल क्लास, है ना। आप सोचोगे अकेली लड़कियों की तारीफ कर रही है, ऐसा नहीं है। स्टूडेंट्स जो बॉयज हैं दे आर इक्वली इंटेलिजेंट। तो मैं यहाँ पे एक जनरल जो है जनरलाइज करने की कोशिश कर रही हूं सो दैट आपको ये बात समझ में आ जाए। तो आपको डेफिनेट आर्टिकल द जो है उसका इस्तेमाल समझ में आ गया, कहां कहां हमने यूज करना है। देखिए अब देखिए यहां पे एवरेस्ट की बात की गई है ना। तो एवरेस्ट से पहले, माउंट एवरेस्ट से पहले ये पीक का नाम है, एक चोटी का नाम है, ना कि ये कोई माउंटेन रेंज नहीं है, कोई ऐसे फैली हुई नहीं है, ये एक चोटी का नाम है। देखिए जो यहां पर इस तरीके से माउंट एवरेस्ट पे कोई बंदा चढ़ के खड़ा हो गया, इट मींस ये एक जो है क्या है, कोई फैली हुई श्रृंखला नहीं है, चेन ऑफ सीरीज के लिए हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपने जो है दो आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि एक पीक की बात है, एक चोटी को यहां पे कहा गया, ना कि कोई पर्वत श्रृंखला को। माउंटेन रेंजेस का मतलब क्या है, पर्वत श्रृंखला, यानी जब पर्वत श्रृंखला होगी तो ही आपने द का इस्तेमाल करना है। छोटी मोटी हिल्स के लिए और आपकी छोटी मोटी पहाड़ियां या चोटियां, उनसे पहले आपने आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करना। आई होप यू गॉट इट। ओके, अब देखिए ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जो है उनसे पहले, यानी एक
देखिए ग्रुप ऑफ आइलैंड्स का मतलब क्या है, जैसे अंडमान निकोबार है तो द अंडमान निकोबार जो है आपके यहाँ पे दे रखा है कि आरपीसी ऑफन क्रिएट्स ट्रैप्स यूजिंग इंडिविजुअल आइलैंड नेम्स वर्सेस ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। अब देखिए अंडमान जो है आपको पता है, अंडमान निकोबार जो है इसके अंदर और भी बहुत सारे छोटे मोटे आइलैंड्स शामिल हैं, तो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स का नाम है तो इससे पहले हमने द आर्टिकल लगा दिया, लेकिन यहाँ पे सिर्फ जावा यानी एक ही आइलैंड की बात हो रही है, यहाँ पे किसी ग्रुप की बात नहीं हो रही, ठीक है, आर्चिपेलागो की बात नहीं हो रही। जब आर्चिपेलागो की बात नहीं है, एक आइलैंड की इंडिविजुअल आइलैंड की बात हो रही है, तो इससे पहले हमने डेफिनेट आर्टिकल नहीं लगाना, हमने ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के नेम से पहले ही लगाना है, चाहे अंडमान निकोबार हो या कोई अदर आइलैंड का नाम हो, ठीक है, अदर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स का नाम हो। आई होप ये चीजें आपको इजी लग रही हैं, समझ में आ रही हैं। चलिए ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, मैं यहाँ पे आपको लिख करके कुछ चीजें समझाना चाहती हूं। देखिए एक चीज है ओमिशन ऑफ द आर्टिकल्स। ओमिशन का मतलब है कि आपको आर्टिकल्स का इस्तेमाल इन केसेस में नहीं करना। किस केसेस में नहीं करना? एक तो आपको ध्यान रखना है कि जब आपके नाउन जो है, नाउन जो हमने कल डिस्कस किए थे, नेमिंग वर्ड्स है ना, नाउन, और नाउन में भी क्या है आपको पता है कि आपके पास कुछ तो काउंटेबल नाउन्स हैं और कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, ठीक है। काउंटेबल नाउन में हम किसको रखते हैं? कॉमन नाउन, ठीक है, कॉमन नाउन को, और दूसरा जो है आपके पास कलेक्टिव नाउन को, ठीक है। कॉमन एंड कलेक्टिव को क्या माना जाता है? इनको काउंटेबल माना जाता है। अनकाउंटेबल में हमारे पास कौन है? अनकाउंटेबल में हमारे पास होता है मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखिए एक रह गया आपका प्रॉपर नाउन, ठीक है, कौन सा रह गया? प्रॉपर नाउन। अब आपको पता है प्रॉपर नाउन जो है ना तो उसको काउंटेबल की ना उसको अनकाउंटेबल की, यानी अगर मैं यहां पे बात करूं अमेरिका, ठीक है, तो अमेरिका जो है कंट्री का नाम है। चलो एक इजी नॉर्मल एग्जांपल मैं यहां पर लेती हूं, एक सिंपल, जैसे मान लीजिए प्रॉपर नाउन में मैं बात करती हूं अपनी ही एक सिटी, क्यों हम जो है उनकी बात करें, हम अपनी बात करते हैं। दिल्ली, दिल्ली जो है यहां पर, दिल्ली यहां पर जो है वो एक आपको नाउन दे रखा है, और आपको पता है कि दिल्ली जो है वो प्रॉपर नाउन है, जैसे हमने पिछली क्लास में ये सब डिस्कस कर लिया है। अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो, तो पहले वो वीडियो 1.5 घंटे की एक है आई थिंक, और 34-35 मिनट्स की दूसरी है। लगभग 2 घंटे में आपका जो है नाउन का एडवर्ब, वर्ब और आपका एडजेक्टिव्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा विद 30 एमसीक्यूज। तो देखिए यहाँ पे जो दिल्ली है आपको पता है प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आता, ठीक है। दूसरी बात, आपको जो है कोई भी नाम दे रखा है। बच्चे जनरली क्या है कि जैसे मैं +1 +2 के टीचर्स स्टूडेंट्स को जो है मैंने जब टीच किया, तो एक बहुत कॉमन सी, यानी कुछ स्टूडेंट्स की कॉमन सी एक मिस्टेक थी, बहुत ही सिली मिस्टेक मैं उसको कहूंगी, कि जैसे लैंचो वाला चैप्टर है 10th क्लास के अंदर, ठीक है, उस चैप्टर में लैंचो गॉड को लेटर लिखता है, तो बच्चे क्या कर रहे हैं? द लैंचो रोट अ लेटर टू द गॉड, है ना, तो वो द लैंचो यूज कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए लैंचो इज अ प्रॉपर नाउन, और इससे पहले आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता, ना तो ए आता है, ना एन आता है, ना द आता है, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी प्रॉपर नाउन आपको गिवन हो तो उससे पहले आपने आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना। दूसरी चीज, आपको पता है जब हम लोग क्या करते हैं, कोई भी आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए जो आपका नाउन है वो सिंगुलर, काउंटेबल और नाउन तो होना ही चाहिए। तो सिंगुलर भी होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात काउंटेबल होना चाहिए, और फिर वो नाउन भी होना चाहिए। अब आप मुझे बताएंगे कि मटेरियल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मटेरियल नाउन का मतलब क्या हो गया आपका? मटेरियल मतलब जैसे सिल्वर, ठीक है, जो मटेरियल होते हैं जितने भी आपके सिल्वर, गोल्ड, ब्रास, कॉपर, जिंक, ठीक है, और आपके जो है इसके बाद वाटर, है ना, वाटर, मिल्क, यानी जिसकी साइंस के अंदर कोई स्टैंडर्ड यूनिट दे रखी है उसको मेजर करने के लिए, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, तो हमने सिल्वर, वाटर, मिल्क जो है इनको क्या माना? इनको मटेरियल नाउन माना। और मटेरियल नाउन जो है इनको काउंट नहीं कर सकते, इसलिए तो इनकी एसआई यूनिट रखी गई है, ठीक है, इनकी एसआई यूनिट है इसी वजह से। तो एसआई यूनिट होने के कारण जो है इनको क्या कहा गया? अनकाउंटेबल की कैटेगरी में रखा गया। जब ये अनकाउंटेबल है
तो क्या इनसे पहले आर्टिकल आएगा? ऑब्वियसली नहीं आएगा। यानी आपका लव है, इमोशन की बात हो रही है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक लव, लव आपका इमोशन है। लव हो गया, ऑनेस्टी हो गया, ठीक है, हैप्पीनेस हो गया, चाइल्डहुड हो गया, चाइल्डहुड, ये सारे के सारे आपके इमोशन है, आपके भाव है, एक स्टेट है, एक क्वालिटी है। तो आपके स्टेट, क्वालिटी, भाव, इमोशन, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम महसूस करते हैं, इसलिए इनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। और ये क्या होते हैं? सदैव अनकाउंटेबल होते हैं। और ये जो है कॉमन नाउन, यानी कोई बॉय तो इसको एस लगा के बॉयज कर दिया, गर्ल, गर्ल का गर्ल्स कर दिया, ठीक है, हिल, हिल का हिल्स कर दिया, माउंटेन, माउंटेन का माउंटेन्स कर दिया। तो ये आपके कॉमन नाउन है। और कलेक्टिव नाउन में आपको पता है कलेक्शन ऑफ एनीथिंग, ठीक है। तो जैसे कि कलेक्शन ऑफ फोटोज को हम एल्बम कहते हैं, कलेक्शन ग्रुप ऑफ जो स्टूडेंट्स है उसको हम क्लास कहते हैं, ठीक है। ग्रुप आपके ग्रुप ऑफ प्लेयर्स को हम लोग टीम कहते हैं। बीज जो होती हैं, हनी बीज, उनके ग्रुप को हम लोग स्वाम कहते हैं। जो आंट्स होती हैं उनके ग्रुप को हम कॉलोनी कहते हैं। जो क्या बोलते हैं आपके वुल्फ होते हैं उसको हम पैक बोलते हैं, उनके ग्रुप को। इस तरीके से सो ऑन वी हैव अदर कलेक्टिव नाउन्स टू। तो जो कलेक्टिव नाउन्स हैं इनको काउंट कर सकते हैं, इनकी ग्रुपिंग कर सकते हैं, दैट्स व्हाई इसको काउंटेबल की कैटेगरी में रखा जाता है, ठीक है। तो आप जो है इस बात को ध्यान रखेंगे कि कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन काउंटेबल हैं, तो इनसे पहले आर्टिकल आ सकते हैं, यानी ए एंड द का इस्तेमाल इनसे पहले हम कर सकते हैं। बट आपका मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है उससे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। अगर आपको एक सेंटेंस लिखना है, देखिए आप कहते हो डैश वाटर इज एसेंशियल फॉर लिविंग बीइंग्स, ठीक है। अब आप देखेंगे कि डैश के बाद में, यानी वाटर इज एसेंशियल फॉर लिविंग बीइंग्स, अब यहां पर आपको इस्तेमाल करना है आर्टिकल्स का। अब आपको पता है वाटर जो है वो कैसा नाउन है? वाटर जो है वो आपका, इसको गिन नहीं सकते, इसको लीटर में हम लोग लेते हैं, तो अनकाउंटेबल नाउन है। तो आप मुझे बताइए कि वाटर से पहले आप आर्टिकल्स लगा सकते हो? ऑब्वियसली नहीं, ये सीधा आपका हो जाएगा वाटर इज एसेंशियल फॉर लिविंग बीइंग्स। अगर मैं एक और बात करूं, गोल्ड, गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। तो जो गोल्ड है उससे पहले भी मैं किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करूंगी। अगर मैं कहती हूं यहां पर मिल्क, तो मिल्क भी आपको पता है अनकाउंटेबल नाउन है, इससे पहले मैं किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करूंगी, ठीक है। तो माइंड यू, ये सब चीजें जो है आपको ध्यान रखनी है कि किन किन चीजों को जो है आप काउंटेबल की कैटेगरी में रख सकते हो, किन किन चीजों को आप अनकाउंटेबल की कैटेगरीज में रख सकते हो। एक एग्जांपल देखिए, अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन होती है तो सिंपल आती है, देखिए यहाँ पे काउस दे रखा है आपको, प्लूरल हो जाता है, यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन होती है तभी आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने प्लूरल कर दिया तो काउस ईट ग्रास हो जाएगा, यानी इससे पहले किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड। लेट्स रीड दी स्लाइड जिसमें मैंने आपके लिए यही चीजें जो है डिस्कस की हैं, जो अभी आपको इस ब्लैंक पेज पे समझाई थी। प्रॉपर नाउन जो है उनसे पहले, जो आपका प्रॉपर नाउन होता है उससे पहले नो आर्टिकल बिफोर नेम्स ऑफ पीपल और सिटीज, यानी आप किसी पीपल का नेम यूज कर रहे हो, रमेश, तो सीधा रमेश, है ना। अगर आपने जयपुर कहना है तो यू आर सेइंग, यू विल से जयपुर, दिल्ली, ठीक है, किसी भी, राजस्थान जो आपके स्टेट वगैरह हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन, मैंने अभी बताया ये अनकाउंटेबल होती है, तो इनसे पहले आपने किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना। इट मींस ये आपके क्या है, ये आपके अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में है। और ये जो है आपके मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है इनके आगे जीरो आर्टिकल, यानी ओमिशन ऑफ द आर्टिकल या प्रोहिबिशन ऑफ द आर्टिकल आपका होगा, आपको आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना। रेगुलर जो मील्स हैं, ये क्वेश्चन जो है आरपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को वो पूछते हैं, जैसे आरपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर का 2023 वाला या 4 वाला एग्जाम था, उसमें भी था ये, क्योंकि ग्रामर आती है वहां पर भी। देखिए रेगुलर मील्स जो है, जो आपका लंच है, डिनर है, ब्रेकफास्ट है, यानी ये जो है अनलेस स्पेसिफिक ना हो, यानी आपने जब तक उसको स्पेसिफाई नहीं किया है, यानी उसको डिफाइन नहीं किया है, यानी हो सकता है कि आपने डिफाइन कर दिया हो तो आप डेफिनेट आर्टिकल का यूज कर दोगे। अदरवाइज आपको क्या करना है, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट जो है इसको आपने क्या करना है, जीरो आर्टिकल का इस्तेमाल करना है, इससे पहले नो आर्टिकल। प्राइमरी पर्पस, प्राइमरी पर्पस को मैं थोड़ा सा और अच्छे से समझाती हूं। देखिए आप कहते हो
बीइंग अ मदर, मैं कहती हूं आई वेंट टू, ये क्वेश्चन आया हुआ है आरपीएससी के किसी एग्जाम में, आई वेंट टू स्कूल फॉर PTM. Okay, and the student goes to dash school, और यहां पे फुल स्टॉप लगा देती हूं। मैं कहती हूं द मैन गोज टू, यानी आपके घर के सामने कोई स्पेसिफिक बंदा है, द मैन गोज टू डैश, और यहां पे मैं लिखती हूं टेम्पल टू प्रे। ठीक है, और एक और लिखती हूं मैं, द मैन goes to dash temple to steal चप्पल्स, चप्पल चोर भी होते हैं ना भाई। चलिए देखिए, एक इंटरेस्टिंग जो है एग्जाम्पल के साथ हम इस बात को समझते हैं। आपके सामने सर्टेन जो है सेंटेंसेस मैंने अभी लिखे, द वेरी फर्स्ट वन सेंटेंस, सेकंड वन, थर्ड एंड द फोर्थ वन। अब देखिए, आई वेंट, आई का मतलब यू आर नॉट अ स्टूडेंट, यू आर अ पेरेंट ऑफ अ वार्ड, किसी वार्ड के, किसी बच्चे के आप क्या हैं, पेरेंट हैं, और आप स्कूल में जा रहे हैं। जबकि स्कूल जो है एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसपे कोई जाता है तो उसके पीछे उसका पर्पस क्या होता है, उसका पर्पस क्लियर होता है, वो स्टडी करने जाए। तो ये प्राइमरी पर्पस हो गया, प्राइमरी पर्पस। ठीक है, तो अगर जो है आपका प्राइमरी पर्पस है, ठीक है, इन इंस्टीट्यूशंस को विजिट करने का पर्पस अगर आपका प्राइमरी पर्पस है, यानी आप पढ़ने के इरादे से जा रहे हो, इट मींस आपने किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना। बट अगर आपका जो है सेकेंडरी पर्पस है, सेकेंडरी मतलब जो चीज को वो फैसिलिटेट करते हैं, यानी स्कूल जो है वो फैसिलिटेट करता है एजुकेशन को, आपका जो चर्च है, टेम्पल है, मस्जिद है, मॉस्क है, वो किसको जो है फैसिलिटेट करता है, वो आपकी प्रेइंग का या गॉड से जो है आपका मिलन, उसको जो है फैसिलिटेट करता है। आप जो है इसको कहेंगे प्राइमरी पर्पस। क्या बोलेंगे इसको? हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल मींस आप अपने आप को जो है स्वस्थ करने के लिए, या आप अपने आप को जो है मेडिकली आप इन्वेस्टिगेट करवाने के लिए आप क्या जाते हो, आप हॉस्पिटल जाते हो। जब बीमार होते हो तब आप हॉस्पिटल जाते हो। इट मींस इनके प्राइमरी पर्पस आपको क्लियर हो गए। सेकेंडरी पर्पस क्या होगा कि आप जो है स्कूल में पढ़ने के इरादे से नहीं, आप अपने बच्चे की रिपोर्ट लेने के लिए जा रहे हो। इट मींस दिस इज योर सेकेंडरी पर्पस। आप जो है चर्च में, आप जो है मॉस्क में, आप जो है टेम्पल में, आप प्रे करने के पर्पस से नहीं, आप जो है वहां पर क्या जा रहे हैं, चप्पल चोरी करने के लिए जा रहे हैं, या आप जो अपने किसी फ्रेंड से इसी बहाने मिलने के लिए जा रहे हैं। तो ये जो है आपका सेकेंडरी पर्पस है। आप यहाँ पे प्रे करने के लिए बिल्कुल नहीं जा रहे, आप यहाँ पर अपने नियर एंड डियर वन से कुछ टाइम के लिए मीटिंग करने के लिए जा रहे हैं, या आप चप्पल चोरी करने के लिए जा रहे हैं। ये आपका सेकेंडरी पर्पस है। ठीक है, आप जो है इस सेंटेंस को, जब इन सेंटेंसेस को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये पेरेंट है और वो स्कूल जाता है, जा रहा है, किस लिए? पीटीएम के लिए। तो यहाँ पे इसका पर्पस क्या हो गया आपका? सेकेंडरी हो गया। सेकेंडरी में मैंने क्या करना है? डेफिनेट आर्टिकल द का लगा यूज करना है। ठीक है, द स्टूडेंट गोज टू स्कूल। अब यहाँ पे आर्टिकल नहीं आएगा क्योंकि स्टूडेंट है, वो स्कूल जा रहा है, इट मींस उसका प्राइमरी पर्पस है। जब प्राइमरी पर्पस होगा तो मैंने क्या करना है? आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना है। मैन गोज टू टेम्पल टू प्रे। अब बंदा क्या कर रहा है? टेम्पल जा रहा है, लेकिन उसका मकसद, उसकी नीयत जो है वो साफ है, वो क्या करने जा रहा है? प्रे करने जा रहा है। तो मैं कह दूंगी यहां पे कोई भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द मैन गोज टू टेम्पल टू स्टील चप्पल्स। अब अगले में क्या कर रहा है? वो चप्पल चोर है, तो उसका मकसद क्या है? वो सेकेंडरी है। तो जहां पे सेकेंडरी होगा उससे पहले मैंने क्या इस्तेमाल करना है? डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल करना है। सो यही वो बेसिक लाइन थी ऊपर जिसकी मैं बात कर रही थी। देखिए, अगर आपका जो है प्राइमरी पर्पस है, जैसे स्कूल, कॉलेज, चर्च, बेड, हॉस्पिटल, प्रिजन, तो आप प्रिजन में खुद जो है कैदी बन के जा रहे हो, तो आपके जो है प्रिजन से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा।
लेकिन अगर आप जो है प्रिजन में बंद किसी अपने फ्रेंड या किसी रिलेटिव से मिलने जा रहे हो तो उससे पहले द यूज होगा, यानी आई वेंट टू द प्रिजन टू मीट माय फ्रेंड। ठीक है, तो द तब आएगा जब डेफिनेट हो, और जब आप जो है आप सेकेंडरी पर्पस से जा रहे हो तो आपने द का इस्तेमाल करना है, प्राइमरी पर्पस के लिए जा रहे हो तो आपने द का इस्तेमाल नहीं करना। देखिए, द क्रिमिनल इज इन प्रिजनर, देखिए क्रिमिनल है तो क्रिमिनल का काम क्या है कि वो प्रिजन में ही तो रहेगा, तो प्रिजन में है तो इससे पहले मैंने कोई आर्टिकल नहीं लगा रखा। अब उसकी मम्मी उससे मिलने के लिए जा रही है, हिज मदर वेंट टू, ये आपके पास वो रूट वर्ड है या फिर आप कह सकते हो वर्ड है प्रिजन, प्रिजन मतलब जेल, तो इससे पहले आपने द का इस्तेमाल किया क्योंकि इसमें तो क्या था, प्राइमरी पर्पस था, और यहाँ पे मम्मी जा रही है मिलने के लिए यानी वो सेकेंडरी है यहाँ पर, तो एज अ विजिटर है, वो रहने के लिए नहीं गई उसके साथ, वो एज अ विजिटर है, वो मिल करके वापस आ जाएगी और ये वहीं पर रहेगा। तो प्राइमरी पर्पस हो तो नो आर्टिकल और सेकेंडरी पर्पस हो तो द आर्टिकल का आपने इस्तेमाल करना है। प्लूरल काउंटेबल नाउन्स है यानी आपको आर्टिकल का इस्तेमाल करना है SCN, ये आप अच्छे से रट लो, SCN सिंगुलर काउंटेबल नाउन का होना अति आवश्यक है अगर आपने आर्टिकल का इस्तेमाल करना है। लेकिन यहां पर तो काउस क्या है, काउंटेबल तो है बट सिंगुलर भी होने चाहिए थे, ये तो प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो हम इससे पहले किसी भी तरीके से आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। चलिए, ये आपको जो है समझ में आ गई होगी जीरो आर्टिकल्स की कहानी। चलते हैं एडवांस आर्टिकल्स, ये भी पूछा जाता है, जो आपके कॉम्बिनेशन होते हैं, इडियोमेटिक जो यूजेस होते हैं, यानी आपको दे रखा होगा पैरेलल स्ट्रक्चर दे रखा होगा, जैसे यहां पर मान लीजिए इस तरीके से ये मैंने ऑमिट कर दिया, यहां पे इरेज कर दिया और मैंने लिख दिया द हायर यू गो डैश इट बिकम्स, और यहां पे मैंने दे दिया कूल, यहां पे मैंने कूल क्या है, एडजेक्टिव है, और यहां पर आपको पता है कंपैरेटिव डिग्री ER का इस्तेमाल किया, तो इस साइड कंपैरेटिव डिग्री है तो यहां पे भी हमने ER का इस्तेमाल करना है और उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल द भी लगाना है, तो क्या लिखेंगे, द कूलर इट बिकम्स। उसके बाद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं जब उनको हम प्ले करते हैं तो उनसे पहले किसका इस्तेमाल करेंगे, फ्लूट, शी प्लेज द फ्लूट, यानी द का इस्तेमाल करेंगे। ये बात भी आप याद रख लेंगे कि द जो है वो आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले यूज करना है, जब आप उसको सच में प्ले कर रहे हो तभी आपने उससे पहले द डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करना है। जो बॉडी पार्ट्स हैं, ये स्वान जो है, माइकल स्वान जो है उसकी बुक में है कि यूजेस दैट वी यूज द इंस्टेड ऑफ पोजेसिव्स, यानी मैं ये कहती हूं, ये एक सेंटेंस है आपके सामने, शी हिट हिम, ये सेंटेंस है, यहां पर मैं लिख देती हूं, शी हिट हिम इन हिज हेड, और एक है यहां पर शी हिट, यहां पे हिट्स क्यों नहीं आया, क्योंकि ये एक्शन हो चुकी है, सेकंड फॉर्म है, ठीक है, याद रखना, हिट होती है, तो यहां पे हिट जो है ये पास्ट जो है इंडेफिनिट है, यानी ये एक्शन हो चुकी है, शी हिट हिम इन द हेड। अब देखिए ये हेड क्या है, आपको पता है हेड हो गया आपका, फॉरहेड हो गया, ये आपके बॉडी पार्ट्स के नेम है, चाहे ईयर हो गया आपका, आईज हो गई, ये आपके बॉडी पार्ट्स का नाम है। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में क्या कह रहा है कि माइकल स्वान कहता है कि बॉडी पार्ट्स के नेम से पहले आप ये नहीं कहोगे दिस इज माई हेड, ठीक है, आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे मैंने उसके हेड पे मारा। मान लीजिए यहाँ पे कह रहे कि शी हिट हिम इन हिज हेड, कि उसने उसके सिर पे मारी, ठीक है, तो उसके सिर पे मारी जो है, ये मामले आपको पता है आजकल कितने कॉमन हो रहे हैं, सिर पे मार रही है, काट रही है, सूटकेस में पैक कर रही है ना, तो शी हिट हिम इन हिज हेड, यहां पर देखिए उसने हिट किया उसके हेड पे, तो यहाँ पे हिज क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव है जो हेड से पहले आया, क्या है, हेड से पहले हिज आया है, इट मींस ये पोजेशन शो कर रहा है कि उस लड़के के सिर पे ही मारी चोट है ना, हिज हेड। लेकिन माइकल स्वान क्या कहता है कि हिज मत यूज करो, आप द इस्तेमाल करो, इसका मतलब उस बच्चे के यानी जो लड़का है उसके सिर के ऊपर चोट मारी, यानी उस लड़के के सिर पे चोट मारी है ना, तो शी हिट हिम इन द हेड। तो ये स्ट्रक्चर जो है आपको ध्यान रखना है माइकल स्वान के अकॉर्डिंग, अगर आ जाता है इन केस ऐसा कुछ, आपको यहाँ पे डैश दे दिया जाए और ऑप्शन में आपके पास जो है हिज भी हो द भी हो, तो आपने, वैसे दोनों ही ठीक है, लेकिन आपने ऑथेंटिक बुक है माइकल स्वान, उसके हिसाब से जो है द को क्लिक करके आना है, हो सकता है वो आपका एडवांस लेवल का जो है नॉलेज चेक करना चाहता हो एग्जामिनर। सो आई होप यू गॉट इट।
उसके बाद देखिए यहाँ पे कालिदास जो है प्रॉपर नाउन है और यहाँ पे शेक्सपियर भी प्रॉपर नाउन है। अब आप कहोगे मैम थोड़ी देर पहले आपने कहा था प्रॉपर नाउन से पहले नो आर्टिकल, तो या एक चीज आपने एक्सेप्शन, आपको पता है अपवाद हर चीज का होता है, तो यहाँ पे अपवाद है कि कालिदास जो है उसको शेक्सपियर से कंपेयर कर दिया भाई, यानी कालिदास को शेक्सपियर कहा है, इसमें शेक्सपियर की क्वालिटी के साथ कंपेयर किया है, ना कि शेक्सपियर के साथ, यानी शेक्सपियर की फिजिकल अपीयरेंस के साथ नहीं, जो क्वालिटी कालिदास की थी वो शेक्सपियर से मिलती जुलती थी। तो यहाँ पे कालिदास को जो है शेक्सपियर की क्वालिटी, वो राइटिंग स्टाइल भी हो सकता है, वो उसका कुछ अचीवमेंट भी हो सकता है, तो इसलिए कालिदास को शेक्सपियर से कंपेयर किया है, इसलिए हमने यूज किया कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। और इसका साउंड क्या है? द। ठीक है, बहुत से बच्चे जो हैं इसका साउंड क्या मानते हैं? द या दी तब होगा जब उसमें सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करेंगे। तो आई होप ये लाइंस आपको जो है क्लियर हो गई हैं। नोट क्या है अगला? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, जो भी आपके इलनेस होती है, यानी वो हेडेक है, कोल्ड है, फ्लू है ना, कुछ भी है, तो आपने क्या करना है? नोट द यूज ऑफ आर्टिकल्स विद, यानी नोट मतलब नोटिस करने की बात है, ये नोट करना है आपने कि इलनेस से पहले, यानी आई हैव अ हेडेक, है ना, आप सोचोगे हेडेक जो है एक इलनेस है, इससे पहले आर्टिकल क्या लगाएं? तो आपको जो है इससे पहले क्या लगाना है? अ कोल्ड, बट ही हैज फ्लू या फिर द फ्लू। ठीक है, ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल केसेस है, आपको ध्यान रख लेना है। फ्लू जो है वो आपको इस्तेमाल जब करना है उससे पहले या तो आप ना करो, ओमिट कर दो, या फिर उससे पहले द फ्लू का इस्तेमाल कर दो। लेकिन हेडेक हो गया तो अ हेडेक, स्टमक हो गया अ स्टमक पेन। ठीक है, आपने वो यूज करना है। चलिए अब देखिए ये वाला कॉन्सेप्ट डिटर्मिनर्स का, लिटिल वर्सेस फ्यू। अब देखिए ये भी क्या है आपके, लिटिल और फ्यू जो है मैंने बताया ये डिटर्मिनर्स हैं, और डिटर्मिनर्स जो हैं उसके अंदर इनको एज एडजेक्टिव बिहेव करवाया जाता है। ठीक है, एज एडजेक्टिव यूज किए जाते हैं, यानी आने वाले नाउन से पहले इनका इस्तेमाल किया जाता है। जब आप किसी भी जो है यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको एनलार्ज कर देती हूं, देखिए अब सही दिख रहा होगा। देखिए यहां पे क्या है आपके सामने जब आप किसी भी चीज को आपने अनकाउंटेबल, यानी इनके बाद नाउन कैसी आती है? अनकाउंटेबल नाउन आती है। अनकाउंटेबल नाउन से पहले आपने या तो लिटिल का इस्तेमाल करना है, या आपने अ लिटिल का, या फिर आपने किसका इस्तेमाल करना है? चलिए मैं थोड़ा सा और इसको ठीक से लिख देती हूं। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन, जिसको काउंट नहीं कर सकते जिस नाउन को, ठीक है, उनसे पहले लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल का इस्तेमाल कब करना है? जब वो आपकी नाउन को आपने कम शो करना है। आपने कहना है ये चीज जो है मेरे पास कम मात्रा में है, कम क्वांटिटी में है, यानी आपने लेस क्वांटिटी का इस्तेमाल करना है, तो आपने क्या लगाना है? लिटिल, अ लिटिल या द लिटिल का कॉन्सेप्ट लगाना है। अब अगर आपने जो है आपका, ये मैं यहां पर इस तरीके से बना देती हूं, अगर आपकी जो है नाउन वो काउंटेबल है, कैसी है? जिसको हम गिन सकते हैं, तो आप क्या लगाएंगे? उससे पहले फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू के बराबर, द फ्यू को, इन तीनों का इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपका नाउन काउंटेबल। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं स्टूडेंट कहती हूं, तो स्टूडेंट से पहले आप लगा सकते हो कम स्टूडेंट के सेंस में फ्यू स्टूडेंट्स, मतलब ना के बराबर स्टूडेंट है आपकी क्लास में। ठीक है, अ फ्यू स्टूडेंट्स मतलब हैं बट उनसे काम कम तो है, बट काम चल सकता है। और द फ्यू मतलब जैसे बारिश हो रही है, कम बच्चे आए और वो सारे के सारे चले गए, है ना, पढ़ने के लिए आए थे बट कम बच्चे थे, तो वो सारे के सारे एक साथ चले गए वापस। अब आपने किसी और टीचर को बुलाया कि मैम बच्चे कहाँ गए? तो मैं क्या कहूंगी? जो बच्चे आए थे वो सारे के सारे चले गए, मतलब जितने आए थे वो सब चले गए, तो द फ्यू स्टूडेंट्स, है ना। तो आपने फ्यू, द फ्यू तब इस्तेमाल करना है जब आपका नाउन काउंटेबल हो, और अनकाउंटेबल हो तो आपने लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल का। अब देखिए आप कहते हो देयर इज डैश वाटर, देयर इज डैश वाटर। अब वाटर क्या है आपका? अनकाउंटेबल, इन द जग, यू कैन नॉट ड्रिंक। अब आप सोचिए पानी है जग में बट आप पी नहीं सकते हो, मतलब इतना कम है कि पी नहीं सकते हो, तो ना के बराबर है, तो इसका मतलब क्या आएगा? लिटिल, तो मैंने लगा दिया लिटिल। अब देखिए he read the few books he had। अब देखिए he had,
मतलब उसके पास पहले से ही कम बुक्स थी और वो सारी की सारी पढ़ ली। मतलब कुछ बच्चे होते हैं ना इंटेलिजेंट, वो गिनी चुनी एक दो बुक रखते हैं और उनको बार बार रट्टे मारते हैं, बार बार रिवीजन करते हैं, फिर रट्टे मारते हैं, फिर रट्टे मारते हैं। इट मीन्स वही बच्चे कामयाब होते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है ही रेड फ्यू बुक्स, ठीक है। बुक्स यहाँ पे क्या दे रखा है आपका, काउंटेबल नाउन है। और काउंटेबल नाउन से पहले आपने क्या इस्तेमाल किया, क्योंकि ही हैड यहाँ पे एक और आपको क्लोज दे दी, तो इसलिए ये क्या कहा कि जो उसके पास थी, जो कम बुक्स उसके पास थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे द फ्यू का इस्तेमाल किया, ठीक है। उसके बाद देखिए लिटिल एंड फ्यू आर फॉर्मल, ऑफन मीनिंग नॉट एज मच मैनी एज डिजायर्ड। और इन नॉर्मल कॉन्वर्सेशन वी प्रेफर नॉट मच और मैनी। लिटिल एंड फ्यू का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा एडवांस जो है स्पोकन के बारे में है, इसके बारे में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं क्वांटिफायर्स सम एंड एनी, ठीक है। इसका भी कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। एक तरफ है आपके पास सम और एक तरफ है आपके पास एनी। जनरली क्या होता है, जब आप किसी को अफर्मेशन में, अफर्मेटिव सेंटेंस में, ठीक है, अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है, स्पेलिंग गलत हो गई क्या, कोई बात नहीं, चेक कर लेना। अफर्मेटिव में आप किसका इस्तेमाल करते हो, सम का। और जब नेगेशन शो करना हो, यानी नेगेटिव सेंटेंस, यानी नोट का इस्तेमाल हो या फिर क्वेश्चन मार्क हो, तो आपने क्या करना है, एनी का इस्तेमाल करना है। ये चीज आपको याद रखनी है। ये सेम क्वेश्चन आरपीएससी के अंदर पूछा गया था, ग्रेड 2 के अंदर भी और एपी के अंदर भी, तो आपको ध्यान रखना है। देखिए क्या है कि आपको लिखना है आई हैव, ठीक है, डैश मनी। अब सम है ना, उसको आपने ध्यान रखना है, काउंटेबल से पहले भी हो सकता है और अनकाउंटेबल नाउन से पहले भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी सम ऐसा डिटर्मिनर है जिसको हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ इक्वली यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए कोई लिमिटेशंस नहीं है। तो यहां पर आप देखिए आपके सामने आई हैव डैश मनी। अब मनी जो है आपको पता है अनकाउंटेबल है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने सम और एनी में से देखना है। अब आपको पता है यहाँ फुल स्टॉप है, यानी द सेंटेंस स्टार्ट्स विद सब्जेक्ट, एंड्स विद फुल स्टॉप। वो कैसा होता है, डेक्लेरेटिव या आप कह सकते हो अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस है ये। इसमें आपका कोई भी नेगेशन या फिर क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, ये प्रश्नवाचक नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम जो है इसमें लगा देंगे आई हैव सम मनी। अब कई बार आप पूछते हो किसी से, आप कहते हो डू यू हैव डैश आइडिया, है ना। अब आपको जो है सम और एनी दोनों ऑप्शन में दे रखा है कि आपको कोई आइडिया है। अब आपको पता है कोई के लिए सम और एनी दोनों इस्तेमाल कर सकते हो, कुछ या कोई, ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग जाता है। तो आप जो है जब इसको देखोगे कि इसके अंदर तो क्वेश्चन पूछा गया है, और जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो मुझे क्या इस्तेमाल करना है, एनी का इस्तेमाल करना है। तो मैं क्या लिखूंगी, डू यू हैव एनी आइडिया, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है डू यू हैव, आप किसी से पूछते हो, आप कहते हो डू यू हैव डैश मनी, आई नीड इट। अब देखिए यहां पे इस लाइन में कोई एक जो है स्टूडेंट जो स्टडी कर रहा है कहीं बाहर जाकर के, वो अपने फ्रेंड से पूछता है कि तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं। अब आप कहोगे कुछ की सेंस में तो क्या आ रहा है, सम का फील आ रहा है, ठीक है, कि सम लगा दूं कि डू यू हैव सम मनी, नहीं, वो रॉन्ग हो जाएगा ग्रामेटिकली। क्यों होगा, क्योंकि ये आप प्रश्न पूछ रहे हो इसके अंदर, और जब आप प्रश्नवाचक में, यानी जब आप किसी से क्वेश्चन करते हो या फिर आप जो है आपका सेंटेंस जो है नेगेशन को रिप्रेजेंट करता है, नोट है, तो उसमें आपने किसका इस्तेमाल करना है, एनी का इस्तेमाल करना है। तो क्या लिखोगे, डू यू हैव एनी मनी, ठीक है। ये दिखने में हो सकता है आपको इसको पढ़ने में अटपटा लगे, बट इट इज ग्रामेटिकली राइट, ओके। ये ध्यान रखनी है आपको बात। चलिए अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जो मैंने अभी आपको बताया अफर्मेटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल होता है। जैसे आई वांट सम मिल्क, सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, फुल स्टॉप पे खत्म हो रहा है, इट मींस आई वांट सम मिल्क, आप पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हो। वुड यू लाइक सम टी। अब देखिए यहां पर ये एक केस है कि वुड जो है जब आपको इस्तेमाल कर लिया तो आप क्या कह सकते, वुड यू लाइक टू लाइक सम टी, उसमें आप नहीं कहोगे कि वो, आप इसमें रिक्वेस्ट, ये ध्यान रख लेना एक्सेप्शनल केस है कि जब आप किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करते हो तो आप क्या कहोगे, सम टी, तब उसमें एनी टी यूज नहीं करना, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना आप। एनी जो है नेगेटिव सेंटेंसेस क्वेश्चंस में यूज किया जाता है। तो आई डोंट हैव एनी मनी,
डू यू हैव एनी बुक्स, इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, एनी का यूज करेंगे। ईच एंड एवरी का मतलब क्या है? ईच का मतलब डेफिनिट हो गया, लिमिटेड नंबर हो गया, यानी 2 या 2 से ज्यादा, और ये इंडिविजुअल्स पर फोकस करता है। जैसे मैं कहूं मेरे पास एक मिठाई का डब्बा है ना, मान लीजिए मेरे वन ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं या ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स जिनका सिलेक्शन हो गया है, वो मेरे पास मिठाई का डब्बा लेकर आते हैं, और मैं क्या कहती हूँ कि चलो मुझे बाद में देना, पहले जो अपने सगे साथी हैं उनको आप बांटो, यानी गिव ईच ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, मैं ईच मतलब प्रत्येक को देना। ठीक है, प्रत्येक को मतलब प्रति एक को देना है, आपको हर बच्चे को देना है। तो इस सेंस में आपने किसका इस्तेमाल करना है? ईच का इस्तेमाल करना है। एवरी का मतलब क्या होता है? इनडेफिनिट लार्ज नंबर होता है, यानी वो मोर देन 2 होता है, या ये टोटल ग्रुप के ऊपर फोकस करता है। जब आप सेंटेंस को पढ़ते हो आपको पता चल जाएगा। अब देखिए, ईच कैन बी अ प्रोनाउन और यूज्ड विद ऑफ, है ना, दोनों प्रोनाउन भी हो सकते हैं, यानी ईच और एवरी है ना, ये एडजेक्टिव भी होते हैं, जैसे ईच टाइम। ठीक है, तो ईच टाइम नाउन है, इससे पहले ईच आ गया तो ये एडजेक्टिव है। या फिर आप लिख दोगे ईच ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, ईच ऑफ द स्टूडेंट, तो ईच ऑफ प्रेपोजिशन है और इससे पहले आया है, तो इट मीन्स ये कई बार जो है एज अ प्रोनाउन भी यूज होता है और एज एडजेक्टिव भी यूज होता है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे ईच ऑफ द चिल्ड्रन रिसीव्ड अ गिफ्ट। अब देखिए, ईच ऑफ द स्टूडेंट, अब गिफ्ट मिला है, अ गिफ्ट मतलब हर एक बच्चे को गिफ्ट मिला है, तो मैंने लगा दिया ईच, है ना। अब यहाँ पे डिफाइंड नहीं है, डैश कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली विद ऑफ, है ना। एवरी जो है वो एवरी ऑफ कभी भी नहीं होता। ठीक है, एवरी ऑफ जैसा कुछ भी नहीं होता। ईच जो है वो एडजेक्टिव भी होता है, प्रोनाउन भी होता है, लेकिन एवरी नहीं हो सकता। आपको ध्यान रखनी है ये बात, इसको डायरेक्टली ऑफ के साथ यूज नहीं किया जा सकता। चलिए अगला सेंटेंस, अगली चीज जो है उसकी तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारी लास्ट स्टेज है इस सेशन की, और वो है यहां पर देखिए, वो है हमारी प्रैक्टिस सेशन से रिलेटेड। देखिए आपको क्या करना है, कॉन्टेक्चुअल क्लूज के ऊपर, यानी आपको जब सेंटेंस दिया होगा ना, तो उसमें कॉन्टेक्स्ट गिवन होगा। ये नहीं कि आरपी से जब प्रश्न पूछेगा वो आउट ऑफ द बॉक्स पूछ लेगा, आपको जो कॉन्टेक्स्ट पता ही नहीं है एम ही पूछ लेगा, ऐसा नहीं होगा। वो क्या करेगा, आरपीएससी कॉन्टेक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा। जैसे यहां पर देखिए, यहां पर पॉजिटिव डिग्री, यानी आपको पता है एज और एज लाइक जो है वो आपके पॉजिटिव डिग्री में आते हैं, और टॉल टॉलर टॉलेस्ट, यानी टॉलर जो है वो कंपैरेटिव में, और टॉलेस्ट जो है वो किस में आता है आपका, वो आपका आता है इसमें सुपरलेटिव डिग्री में। अब यहाँ पे एज और एज का है, और ये हर बार पूछा जाता है क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में। ही लुक्स एज स्टूपिड, यानी यहाँ पे स्टूपिड कहा है और एज का इस्तेमाल किया है, तो आपने क्या करना है, इस साइड भी आपको क्या लगाना है, यहां पर ए या एन का इस्तेमाल करना है। अब देखिए यहाँ पे आपको पता है वाउल साउंड आ रहा है, तो मैं क्या लगाऊंगी, ही लुक्स एज स्टूपिड एज एन आउल। क्या हो जाएगा, ही लुक्स एज स्टूपिड एज एन आउल। चलिए अगली जो है उस पे चलते हैं क्वेश्चन पे, ये आपको पता ही है, मैंने बता दिया आपको। चलिए अगला जो है आपको है, डैश नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। अब देखिए यहाँ पे नॉलेज की बात हो रही है, अगर थोड़ी बहुत नॉलेज यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, अगर थोड़ी बहुत नॉलेज है ना, यानी ना के बराबर है, तो वो तो किसी को नुकसान पहुंचाएगी ही नहीं। अब देखिए लिटिल नॉलेज का मतलब क्या है, कि किसी को ज्ञान ही नहीं है। अब जिसको ज्ञान ही नहीं है वो क्या नुकसान पहुंचाएगा, है ना। तो आपको जो है लिटिल तो काट देना है। डेंजरस तो क्या है, जो थोड़ा बहुत किसी को ज्ञान है, यानी पूरी उसको नॉलेज नहीं है उस चीज की, लेकिन फिर भी वो ज्ञान दे रहे हैं, दैट मीन्स वो क्या हो जाएगा, आपका डेंजरस हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए ऐसे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो कोरोना के टाइम पे, उस टाइम पे अपना कर गए, और उसके बाद आज जो है वो जब किसी सर्जरी को करने बैठते हैं उन्हें पता ही नहीं है व्हाट इज बाईपास सर्जरी एंड ऑल। अब वो जो है उनको हल्का फुल्का ज्ञान है, वो कभी ढंग से कॉलेज उन्होंने अटेंड किया ही नहीं अपना मेडिकल। तो ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं जो बहुत ही कम नॉलेज रखते हैं, अब द लिटिल तो हो ही नहीं सकता, कम नॉलेज ना के बराबर जो है ये हो गया, और थोड़ी बहुत जो नॉलेज है वो डेंजरस है, यानी या तो किसी बात की नॉलेज रखो ही मत, रखो तो पूरा ज्ञान रखो। ठीक है, तो यहाँ पर जो अ लिटिल नॉलेज है वो क्या है, बहुत ही खतरनाक होती है। तो यहाँ पे अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, और ये आपने बहुत बार सुना होगा, और ये अलेक्जेंडर पॉप की वन ऑफ द पोएम से जो है ये लाइन ली गई है। यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन किस पोएम में ये लाइन आई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है आपका, ये स्टैंडर्ड प्रोवर्ब है इसलिए भी, और वैसे भी मैंने आपको बता दिया क्यों आएगा। चलिए कॉपर इज, अब देखिए अगला जो है आपके पास, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देती हूं, कुछ स्टूडेंट्स की थी रिक्वेस्ट की समझ कम दिखता कम है,
है ना। अब देखिए ये आई थिंक इजिली आपको विजिबल है। कॉपर जो है नेम ऑफ अ मेटल, इससे पहले हमने, क्योंकि ये मटेरियल नाउन है, इससे पहले हमने कोई आर्टिकल नहीं लगाना। अब यहां पे हमें दिया है यूजफुल, अब इसके हमने यू पे नहीं जाना। अगर ए ई आई ओ यू पे गए तो हमारा मन करेगा कि एन टेक दे यहां पे, लेकिन इसका साउंड क्या जा रहा है, यूजफुल, यानी य। क्या साउंड जा रहा है इसका, य। जब य साउंड जा रहा है तो इसके हिसाब से क्या लगाऊंगी मैं, एन नहीं लगाऊंगी, क्योंकि य क्या है हमारा, कॉन्सोनेंट साउंड है। चलिए द तो यहां पे आ ही नहीं सकता, इट मीन्स अ यूजफुल मेटल। आई होप कॉपर इज अ यूजफुल मेटल, ये आपको क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है आपका आई हैव गोट। अब देखिए ये चीज भी मैं आपको बता चुकी हूं, जो आपकी स्वान के अंदर से, माइकल स्वान की जो बुक है वहां से आया। हेडेक, हेडेक का मतलब आपका सिर दर्द हो रहा है, तो इससे पहले आप क्या लगाएंगे, आप लगाएंगे इलनेस से पहले आई हैव गोट अ हेडेक, आई हैव गोट अ हेडेक। ठीक है, आपको पता है अ लगाना है उससे पहले। और फ्लू है तो या तो उससे पहले मत लगाओ या फिर उसे द फ्लू कहो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन है कोमल, माइनर इलनेस है ना, माइनर, तो उससे पहले आपने क्या लगाना है, आपने अ का इस्तेमाल करना है। अगला देखिए यहां पे दे रखा है आपको श्रीलंका। अब आपको पता है श्रीलंका इज अ प्रॉपर नाउन। ठीक है, श्रीलंका क्या है, प्रॉपर नाउन है। उसके बाद यहां पर जो है आपको देखना है कि इससे पहले क्या आर्टिकल आएगा, ए नहीं आए, एन नहीं आए, द, यानी इससे पहले नो आर्टिकल। यहां पे आपने ओमिशन ऑफ द आर्टिकल कर देना है। चलिए अगला बताएंगे आप मुझे, कुड यू पास मी डैश सॉल्ट। ठीक है, कुड यू पास मी डैश सॉल्ट। अब आपको पता है सॉल्ट जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। अब देखिए आप एक डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठे हैं। अब मैंने क्या बोला था जब आपको मील वाली बात कही थी, कि जब तक कि उस सिचुएशन को हम लोग स्पेसिफाइड नहीं कर देते, हमने इनसे पहले आर्टिकल नहीं लगाना। बट यहां पर देखिए आप जो है एक डाइनिंग के ऊपर बैठ करके सब परिवार मिल करके टुगेदर जो है आप खाना खा रहे हैं, आप लंच कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, और आप अपनी मदर को जो है कहते हैं कि मम्मा सॉल्ट पास करना। इट मीन्स वो डेफिनेट है, वो उस टेबल पे रखा हुआ सॉल्ट है, जब भी तो आप पास करने के लिए कह रहे हो। अगर वहां पे नहीं होता तो आप कहते हैं सॉल्ट लेकर आना, तो उससे पहले आर्टिकल नहीं आता। लेकिन यहां पर सामने आपके रखा वो डिफाइन है, तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे, कुड यू पास मी द सॉल्ट। यानी टेबल के ऊपर बहुत से और मटेरियल्स हैं और बहुत सी जो है डिशेस वगैरह हैं, आप क्या मांग रहे हैं, आप उन सब में से सिर्फ सॉल्ट मांग रहे हैं। इट मीन्स वो डेफिनेट है, आप इस्तेमाल करेंगे कुड यू पास मी द सॉल्ट प्लीज। चलिए ठीक है, तो यहां पर देख लीजिए यहां पे द है। अगला देखिए सेंटेंस आपके सामने, द बुक्स यू गेव मी। अब देखिए बहुत ही अच्छा यहां पे समझने वाली बात है, बुक्स है यहां पर। बुक्स क्या है, काउंटेबल नाउन है और प्लूरल है ये। यू गेव मी, अब देखो यहां पे क्या कर दिया इन्होंने कि बुक्स यू गेव मी, एक क्लॉज तो ये हो गई, और द बुक्स वर वेरी इंफॉर्मेटिव, और वो बुक्स वेरी इंफॉर्मेटिव हैं। इट मीन्स आपके सामने दो क्लॉज दे दिया, यानी डिफाइन कर दिया कि कौन सी बुक, वो वाली बुक जो तुमने मुझे दी वो बहुत इंफॉर्मेटिव थी। इट मीन्स यहाँ पे डेफिनिट जो है, यानी डिफाइन कर दी गई है बुक्स को, ये कह के कि जो तुमने मुझे दी। ठीक है, इसकी वजह से डेफिनिट कर दी गई। इससे मैं क्या कहूंगी कि द फ्यू बुक्स यू गेव मी वर वेरी इंफॉर्मेटिव। तो आई होप यहां पे आपको समझ में आ गया कि क्यों मैंने द फ्यू लिखा। यहां पे फ्यू का मतलब तो ना के बराबर था, तो ये आएगा नहीं। ठीक है, अ फ्यू बुक्स नहीं, क्योंकि यहां पे एक और क्लॉज देकर के इस बुक्स को क्या कर दिया गया है, यहां पर स्पेसिफाइड कर दिया गया है, तो मैं लगाऊंगी द फ्यू। चलिए आज भी ब्लर हो रहा है क्या, देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। वो है आपके सामने, देयर इज डैश होप। ठीक है, रिकवरी एज क्रिटिकली इल। अब देखिए कोई बंदा जो है क्रिटिकली इल है, क्रिटिकली इल का मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा बीमार है। अब होप जो है वो आपको पता है अनकाउंटेबल नाउन है, यानी उम्मीद जो है इसको हम गिन नहीं सकते। आप कहते हो प्योर पेपर पास करने की मेरी एक उम्मीद है, तेरे पास तो दो उम्मीदें हैं, नहीं कहते हम, क्योंकि इसको काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल नाउन है। अब क्रिटिकली इल है, इसका मतलब क्या है, उसके बचने की आशंका जो है वो क्या है, कम है, ना के बराबर है। तो आप क्या लगा दोगे, देयर इज लिटिल होप, है ना। क्या है, क्रिटिकली इल। आपको बता दिया, साथ में आपको कॉन्टेक्स्ट दे दिया, कॉन्टेक्स्ट पे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कॉन्टेक्स्ट दे दिया कि क्रिटिकली इल है, अगर क्रिटिकली इल है तो मैं क्या लगा दूंगी, लिटिल होप।
तो आई होप यू गॉट दिस कि इसका आंसर ए आ जाएगा। शी स्पेंट डैश डेज, ठीक है। अब देखिए अगले में फिर से कॉन्टेक्स्ट दे दिया, डैश डेज। अब डेज प्लूरल काउंटेबल नाउन है। शी गोट फॉर वेकेशन इन विलेज। अब देखिए प्लूरल काउंटेबल नाउन है एंड इसको डेज कौन से, शी गोट फॉर वेकेशन, ठीक है। शी गोट फॉर वेकेशन यानी ऐसे दिन जो उसको वेकेशन के लिए दिए गए थे उन्होंने उसको स्पेंड कर दिया, यानी किसी ने किसी लड़की को कुछ डेज वेकेशन के लिए दिए थे और उसने अपने गांव में बिता दिए सारे। तो यहाँ पे डेज को क्या कर दिया गया है, यहाँ पे फिर से डिफाइन कर दिया गया है। तो आप क्या लिखोगे, आप ये तो नहीं कर सकते, आप क्या लिखोगे, शी स्पेंट द फ्यू। यहां से फिर से क्या आ रहा है आपका मीनिंग, द फ्यू का आ रहा है। क्यों, क्योंकि इन डेज को ये साथ में एक और क्लोज दे करके डिफाइन कर दिया गया है कि पर्टिकुलर वो डेज जो उसको गिवन थे वो उसने क्या कर दिए, सारे के सारे स्पेंड कर दिए गांव में ही। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। देख लीजिए क्लोज मॉडिफिकेशन है, दैट्स वाई हमने यहां पर ये लिखा। अगला ही सेंटेंस आपके सामने है, डू यू हैव डैश कंप्लेंट्स। अब आप मुझे बताएंगे इसमें मैं क्या लगाऊं, डू यू हैव कंप्लेंट्स अगेंस्ट द मैनेजमेंट। यहां पे क्वेश्चन मार्क है, जब क्वेश्चन मार्क है तो आप सम लगाओगे क्या, नहीं। मच लगाओगे क्या, नहीं। कंप्लेंट्स काउंटेबल है तो लिटिल आ नहीं सकता, इट मीन्स आप उससे पूछ रहे हो। तो जब भी आपका नेगेशन का या फिर आपका सेंटेंस क्वेश्चन मार्क का हो तो आप किसका इस्तेमाल करते हैं, एनी का। बट किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करते हो तो आप सम कहोगे, वुड यू लाइक टू हैव सम टी, ठीक है, इस तरीके से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एनी कंप्लेंट्स, ठीक है, एनी आना चाहिए ना, यस राइट, एनी कंप्लेंट्स। नेक्स्ट जो है यहां पर, डैश मैन वुड रिफ्यूज टू डू सच वर्क, ठीक है, डैश मैन। अब ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, डैश मैन। जैसे यहां पे एक था मैनी ए फ्लावर, ये भी पूछा जाता है, ठीक है, तो मैनी अ फ्लावर, ठीक है। और यहां पे याद रखना मैनी अ मैन वुड रिफ्यूज टू डू सच वर्क, मैनी अ मैन वुड रिफ्यूज टू डू सच वर्क। इसके पीछे की कहानी देख लो आप, यहां मैनी अ इज फॉलोड बाय सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है, एंड सिंगुलर वर्क परफेक्टली मैचिंग द सिंटेक्स हियर। अब ये सिंटेक्स है, इसके अंदर क्या है, मैनी ए जो है, मैनी अ मैन, एवरी मैन वुड रिफ्यूज टू डू वर्क नहीं, मैनी अ मैन, मैनी अ मैन ऐसा कर सकते हैं, सब ऐसा नहीं करते, ठीक है, मैनी अ मैन। तो आपको जो है ये स्ट्रक्चर ध्यान रखना है कि इस तरीके का आ जाए तो उसमें मैनी अ को आपने क्लिक करना है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। अब देखिए डैश ऑफ द टू स्ट्रक्चरल पैटर्न। अब आपको पता है आपने इसको करना है, ऑफ जब दे रखा हो तो आपको उससे पहले तो एवरी कभी नहीं आता, ठीक है। अब टू है, टू का मतलब दो या दो से ज्यादा कोई चीज हो तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, ईच का। तो ईच ऑफ द टू स्ट्रक्चरल पैटर्न इज करेक्ट, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है कि जब ऑफ होता है तो एवरी तो आएगा ही नहीं, और टू की बात हुई है, दो दो से ज्यादा के लिए ईच का इस्तेमाल करते हैं। चलिए, यानी डेफिनेट जब आपका हो। चलिए अगले पे चलते हैं, द टीचर गेव स्टूडेंट अ सेपरेट टॉपिक। अब स्टूडेंट जो है उनको सेपरेट दिया है, सेपरेट टॉपिक मतलब कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया कि हर एक बच्चे को अलग अलग टॉपिक मिला है। तो सिंपल सी बात है, जब हर बच्चे को अलग अलग मिला है यानी क्लास में बच्चे जो है वो डेफिनेट होते हैं, यानी क्लास में एक नंबर होता है जो है डेफिनेट नंबर होता है, 10 बच्चे, 15 बच्चे, 20 बच्चे, 25 बच्चे, तो काउंटेबल जो है बच्चे रहते हैं वहां पे। तो इससे पहले हर एक बच्चे को अलग अलग टॉपिक दिया है तो ईच स्टूडेंट आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ईच स्टूडेंट ए सेपरेट टॉपिक, यानी प्रति एक बच्चे को दिया गया है, ठीक है। आई हैव गॉट डैश टाइम। अब देखिए यहां पर जो है आपके सामने सेंटेंस है टाइम। टाइम कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन, इससे पहले क्या आएगा, मच तो आ नहीं सकता। टू वेस्ट, लेट्स हरी अप। अब देखिए आई हैव गॉट डैश टाइम, मेरे पास जो है थोड़ा सा टाइम है, ठीक है, टू वेस्ट, आई हैव गॉट डैश टाइम टू वेस्ट, लेट्स हरी अप, है ना। तो अब ये कह रहा है कि मेरे पास जो है थोड़ा टाइम है अभी, वेस्ट मतलब थोड़ा टाइम बचा हुआ है अभी, तो जल्दी करते हैं। तो इसके लिए क्या लिखोगे, बहुत ही कम टाइम है वेस्ट करने के लिए, तो क्या लिखोगे, आई हैव गॉट लिटिल टाइम टू वेस्ट, ठीक है। इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं ए ही है क्या, हाँ ए ही है इसका, ठीक है। इट मीन्स क्या हो गया आपका कि आपके पास बहुत ही ना के बराबर समय है, नो टाइम, तो नो टाइम के लिए मीनिंग जा रहा है इसके अंदर, तो आप क्या लगा दोगे, लिटिल टाइम।
चलिए अगले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। द गाइड गिव्स अस डैश इंफॉर्मेशन। अब देखिए यहां पर द गाइड गेव अस डैश इंफॉर्मेशन अबाउट द हिस्टोरिकल फोर्ट। अब यहाँ पे कुछ के सेंस में आ रहा है, ठीक है। अब मैनी होता तो यहाँ पे काउंटेबल नाउन इंफॉर्मेशन होता, इंफॉर्मेशन जैसा कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन होता तो मैनी होता तो इसके साथ प्लूरल नाउन आना चाहिए था, तो मैनी हो नहीं सकता। फ्यू, अब जो गाइड है वो तो देगा ना के बराबर थोड़ा ना कुछ ज्ञान दे सकता है, ठीक है। एन तो यहाँ पे द गाइड गेव अस एन इंफॉर्मेशन, नहीं ये भी नहीं चलेगा। सम इंफॉर्मेशन अबाउट द हिस्टोरिकल फोर्ट, यानी कुछ जो है इंफॉर्मेशन दी, तो इसमें क्या लगा देंगे हम, सम का इस्तेमाल कर देंगे। चलिए अगले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। ही इज डैश ऑनेस्ट ऑफिसर। अब आपको पता है ऑनेस्ट यहाँ पे एच साइलेंट, ऑफिसर यहाँ पे नाउन, ये एडजेक्टिव, और इससे पहले आपने क्या लगाना है, एन ऑनेस्ट ऑफिसर, ठीक है। एन नहीं, आगे भी whom everyone respects, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेट हो गया भाई, ये आई थिंक द आना चाहिए इसमें, ये डेफिनेट हो गया है, सॉरी एन लगा रखा है। ऑनेस्ट हैज अ बाउल साउंड, ठीक है सेम ही है। यहाँ पे करेक्टर क्लासिफिकेशन है ना, तो यहाँ पे ऑनेस्ट ऑफिसर सही कर रहे थे हम, एन ऑनेस्ट ऑफिसर whom everyone respects हो जाएगा। चलिए सही कर रहे थे। डैश फ्रेंच डिफीटेड। अब देखिए यहां पर जो देखने वाली चीज है वो ये है, फ्रेंच का मतलब क्या है यहाँ पर, यहाँ पे फ्रेंच का मतलब है फ्रेंच पीपल, लोगों की बात हो रही है। अगर ये लैंग्वेज होती तो इससे पहले हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। यहाँ पे जर्मन्स है, मतलब जर्मन लोगों की बात हो रही है, इसलिए द जर्मन्स कहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे फ्रेंच है तो फ्रेंच पीपल की बात हो रही, तो पहले तो बात कि यहाँ पे अगर यहाँ पे जर्मन से पहले द दे रखा है तो आपने वैसे भी स्ट्रक्चर को पैरेलल करने के लिए द लगा देना था। दूसरा यहाँ पे फ्रेंच पीपल की बात हो रही है कि फ्रेंच सेना ने जर्मन सेना को वॉर में हरा दिया, तो इसका इट मींस यहाँ पे पीपल को यहाँ पे रेफर किया गया है। तो दोनों ही तरीके से आप इसको कर सकते थे, इसमें सी आंसर आ जाएगा कि फ्रेंच पीपल द, और पैरेलल करने के लिए स्ट्रक्चर को आपको पता है यहाँ पे द है तो यहाँ पे भी द लगा देंगे हम, है ना। चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं। अब ये देखिए डैश मोर यू प्रैक्टिस। अब देखिए यहाँ पे भी कंपैरेटिव डिग्री और यहाँ पे भी मोर लगा के कंपैरेटिव डिग्री। अब स्ट्रक्चर को पैरेलल कर दो, यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री से पहले द है तो यहाँ पे भी द लगा दो, है ना, सिंपल चीज। पैरेललिज्म का सिद्धांत काम करेगा, दोनों साइड आपको पैरेलल कर देना इसको। चलिए अगले सेंटेंस की तरफ। यहाँ पर इफ यू हैव डैश मनी, ठीक है, प्लीज लेंड इट टू मी, ये सेम सेंटेंस हमने किया था। इफ यू हैव डैश मनी प्लीज लेंड इट टू मी। अब देखिए यहां पर कह रहा है कि अगर आपके पास, यहाँ पे कंडीशन रखी है, यानी वो पूछ रहा है, तो पूछने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, इफ यू हैव एनी मनी। तो इफ का मतलब भी कंडीशनल हो गया, क्वेश्चन पूछने वाला, नॉट वाला, इनमें आपने एनी मनी का इस्तेमाल करना है। चलिए अगले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। माई सिस्टर इज लर्निंग टू प्ले। अब देखिए माई सिस्टर इज लर्निंग टू प्ले, प्ले करना है वायलिन, वायलिन इज अ नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट, और इंस्ट्रूमेंट के नेम से पहले, बॉडी पार्ट्स के नेम से पहले हम लगाएंगे डेफिनेट आर्टिकल द, तो द वायलिन। चलिए अगले की ओर बढ़ते हैं। ही हिट द स्ट्रे डॉग। अब देखिए यहाँ पे फिर से वही अच्छा सा आपका क्वेश्चन है कि डॉग को मारा और डॉग के लेग के ऊपर मारा, तो डॉग के लिए इट्स लेग या हिज लेग लिखने के बजाय माइकल स्वान क्या कहता है कि आप डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल कर लीजिए। ही हिट द स्ट्रे डॉग, स्ट्रे डॉग मतलब आवारा कुत्ता जो होता है, इन द लेग विद अ स्टिक, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा इसका। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वाटर ऑफ दिस वेल। अब देखिए मैंने आपको कहा वाटर कैसा नाउन है, मटेरियल नाउन है, और मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल होते हैं, इनसे पहले आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना। लेकिन यहां पर देखिए ऑफ दे दिया, प्रेपोजिशन दे दिया और उसके साथ उसका ऑब्जेक्ट वेल दे दिया, इट मींस इसको डिफाइन कर दिया कि ये जो है पर्टिकुलर एक जो है यहाँ पर वेल है, वेल का मतलब होता है कुआं, ये पर्टिकुलर एक कुआं है और इसका पानी जो है वो पोल्यूटेड है, कंटामिनेटेड है, तो इट मींस इसको स्पेसिफाइड कर दिया है भाई। तो इससे पहले मैं लगा दूंगी द वाटर ऑफ दिस वेल इज कंटामिनेटेड। सो आई होप आपको बात समझ में आ गई कि वाटर तो मैडम अनकाउंटेबल होता है और आपने कहा मटेरियल नाउन है, अनकाउंटेबल है, तो इससे पहले आर्टिकल लगाना ही नहीं है। लेकिन भाई साहब यहाँ वाटर को क्या कर दिया है, यहाँ पे वाटर को यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया कि इस कुएं का पानी ही सिर्फ खराब है, पॉल्यूटेड है, कंटामिनेटेड है, तो मैं लगा दूंगी द। चलिए अगले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। 10 सेंटेंसेस और रहते हैं हमारे।
ही स्टेज इन डैश प्रिजन। अब देखिए वो प्रिजन में रह रहा है एज अ कॉन्विक्ट। कॉन्विक्ट का मतलब क्या होता है? दोषी पाए जाना। अब देखिए कोई बंदा जो क्रिमिनल है वो प्रिजन में रह रहा है, इट मीन्स उसका कैसा पर्पस है? प्राइमरी। ठीक है, और प्राइमरी पर्पस से पहले आर्टिकल आएगा क्या? नहीं आएगा, तो इट मीन्स नो आर्टिकल। चलिए देखते हैं हमारा आंसर सही है क्या। यस, प्राइमरी पर्पस, और यहाँ पे कॉन्विक्ट है, मतलब वो खुद जो है दोषी है, इस वजह से हम यहाँ पे आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है, इसमें देखिए शी जो है वो चर्च जाती है एवरी संडे, और इसका प्राइमरी पर्पस है, आपको पता है चर्च प्रे करने के लिए होता है, तो टू प्रे, तो प्राइमरी पर्पस है, तो नो आर्टिकल, यानी यहाँ पे आंसर नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई डिडंट सी डैश पर्सन एट द काउंटर। अब देखिए मुझे जो है, कहते जब भी आपको दिया हो कि डिड नॉट, नॉट का मतलब नेगेशन, नेगेशन का मतलब एनी। ठीक है, तो सम तो आएगा ही नहीं, क्या आ जाएगा? एनी पर्सन। कोई आदमी नहीं दिखा मुझे काउंटर पे, ठीक है, तो एनी हो गया यहां पर। अगला देखिए, जयपुर इज डैश पेरिस ऑफ इंडिया। अब यहां पे जयपुर को कंपेयर किया है पेरिस के साथ, तो आप कह दोगे द पेरिस ऑफ इंडिया। चलिए ये तो पता ही है आपको, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ठीक है, जयपुर इज द पेरिस ऑफ इंडिया, तो दो आ जाएगा इसमें। अगला देखिए, कैन यू गिव मी डैश मिल्क टू ड्रिंक। अब देखिए आप जो है एनी मिल्क अगर इसमें इस्तेमाल कर लेते हैं, आप तो किसी से जो है यहां पर परमिशन मांग रहे हैं कि कैन यू गिव मी, जैसे आप अपनी मदर को बोलते हैं कि मम्मा दूध दे दोगे। ठीक है, तो इसमें आप जो है किसका इस्तेमाल करेंगे? चलो देखिए, आप जो है जब आप अपनी मम्मी से पूछेंगे तो आप पोलाइटली पूछेंगे मम्मा दूध दे दो ना प्लीज, दे दोगे क्या? तो कैन यू गिव मी, तो इससे पहले एनी नहीं सम आएगा। जब भी आप किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करते हो, चाहे आपका स्ट्रक्चर जो है अफर्मेटिव ना हो, फिर भी आपने किसका इस्तेमाल करना है? सम का इस्तेमाल करना है। ठीक है,